हेलो बच्चों, गुड इवनिंग हेलो ऑल सर। ऑफ। गुड इवनिंग गुड सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आ जाओ बच्चों, यूनिट्स एंड डायमेंशंस एंड मेजरमेंट्स चैप्टर अपना थर्ड लेक्चर। पिछली क्लास में बेसिक डायमेंशनल एनालिसिस के अपन ने क्वेश्चंस किए थे काफी। एक क्वेश्चन मैंने होमवर्क भी दिया था, शायद अटेम्प्ट किया हो कुछ लोगों ने। क्या सीखा था अपन ने कि भाई एक तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, कोई भी एक्सप्रेशन लिखा हुआ है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के डायमेंशन सेम होने चाहिए, अदरवाइज इक्वेशन फिजिक्स के फंडों के हिसाब से करेक्ट नहीं हो सकती। ठीक है, मतलब चेक करने के लिए, वैलिडिटी चेक करने के लिए डायमेंशनल एनालिसिस का यूज किया जाता है। और जो दूसरा एप्लीकेशन हमने पढ़ा था डायमेंशनल एनालिसिस का, वो था कि यूनिट्स, अगर हमें यूनिट्स कन्वर्ट करनी है एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में, तो डायमेंशनल फॉर्मूले की मदद से की जा सकती हैं। तो अपना ये टॉपिक कौन सा चल रहा है? टॉपिक नंबर 8 अपना चल रहा है। आज ही अपना ये अगला टॉपिक भी स्टार्ट हो जाएगा, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स वाला। डायमेंशंस खत्म हो जाएगा आज अपना। कंटिन्यू करते हैं डायमेंशनल एनालिसिस। इसका एक सवाल, ये वाला क्वेश्चन मैंने पिछली क्लास में नोट्स में दिया था, होमवर्क। फिर ट्राई। इसका आंसर 36/10⁻6 आ रहा है। 36 इंटू 10⁻⁻6 मतलब। यस देख सर। लेते हैं, चेक कर लेते हैं। हाँ, मोस्ट प्रोबेबली यही है जितना मुझे याद है। बाकी एक बार चेक कर देखो। करना क्या है इसमें, 1 जूल को नई नई यूनिट में की टर्म्स में लिखना है। नई यूनिट्स क्या है? 100 kg को मास की यूनिट माना जा रहा है, 1 किलोमीटर को लेंथ की, और 1 मिनट को टाइम की। मास, लेंथ और टाइम की जो स्टैंडर्ड यूनिट्स थी उनको चेंज कर दिया गया और एक नया यूनिट सिस्टम बना दिया गया अपनी मर्जी का। उस नए यूनिट सिस्टम में 1 जूल की वैल्यू पूछी है। जूल क्या है? एनर्जी है। तो भाई एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला हम सबसे पहले सोचेंगे। एनर्जी का डायमेंशन कई बार यूज कर लिया हमने, हाफ एम वी स्क्वेयर से, मास इंटू लेंथ का स्क्वायर अपॉन टाइम का स्क्वायर, है ना। एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला हम जानते हैं, बहुत बारी यूज कर चुके हैं। तो इसकी एसआई यूनिट या ओल्ड यूनिट बोल दो। इसकी जो पुरानी यूनिट थी वो थी जूल। जूल का मतलब क्या हुआ? हेंस 1 जूल जो है वो हो गया 1 kg मीटर स्क्वायर सेकेंड की पावर -2। जो पुरानी एसआई यूनिट थी वो है केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड की पावर -2, जिसको जूल कहा गया था। और इस नए सिस्टम के मुताबिक एक नई यूनिट बनाई जा रही है एनर्जी की, 1 न्यू यूनिट। नए सिस्टम में, न्यू यूनिट सिस्टम के अंदर नई यूनिट जो एनर्जी की बनेगी वो 1 kg की जगह 100 kg डलेगा, इंटू मीटर स्क्वायर की जगह किलोमीटर का स्क्वायर डलेगा, और सेकंड सेकंड की जगह मिनट डलेगा, 1 मिनट की पावर -2। ठीक है, तो ये अपनी नई यूनिट है एनर्जी की, ये अपनी पुरानी यूनिट है जिसको जूल कहा करते थे। ये पूछ रहे हैं 1 जूल में कितनी नई यूनिट्स हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 जूल इन टर्म्स ऑफ न्यू यूनिट्स या न्यू एसआई यूनिट। तो हम बोलेंगे लेट, मान लेते हैं भाई, लेट 1 जूल, जूल इज अवर ओल्ड यूनिट, इज इक्वल टू कुछ एन न्यू यूनिट्स। ये एन की वैल्यू पूछी गई है। तो बस यहां पे अब जूल को पुट कर देंगे, ये नई यूनिट को पुट कर देंगे, ये जो अपन ने निकाली अभी। तो जूल है केजी मीटर स्क्वायर सेकंड की पावर -2 इज इक्वल टू एन। एन हमसे पूछा गया है, नई यूनिट है, केजी की जगह 100 kg, मीटर स्क्वायर की जगह किलोमीटर स्क्वायर। किलोमीटर अपने आप में 10⁻³ मीटर होता है, 1000 मीटर। तो 10⁻³ मीटर का स्क्वायर, और 1 मिनट की पावर -2। 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड, तो 60 सेकंड की पावर -2। ध्यान से, यहां पे केजी केजी कट गए, मीटर स्क्वायर कट गए, स्क्वायर है उसमें पूरे में ब्रैकेट में, और सेकंड की पावर -2, सेकंड की पावर -2 कट गए। तो यहां से अपना एन सॉल्व हो गया, यही क्वेश्चन था बस। देख लो ध्यान से, सेकंड एप्लीकेशन डायमेंशनल एनालिसिस की। जनरली इजी क्वेश्चन अगर पूछे जाने हैं तो भाई अपना कोई सीजीएस सिस्टम में पूछ लेंगे या एफपीएस सिस्टम में पूछ लेंगे। अदरवाइज कोई भी एक नया सिस्टम यहां बनाया जा सकता है, कोई भी मास, लेंथ और टाइम की कुछ भी नई यूनिट रख देंगे और पुरानी यूनिट को नई यूनिट की टर्म्स में कन्वर्ट करने के लिए बोला जा सकता है। सेकंड वेराइटी ऑफ क्वेश्चन है ये। एन आ रहा है, कितना आ रहा है भाई? एन इज इक्वल टू, ये 100 नीचे आ जाएगा, 1/100,
ये 10⁶ है, 10⁻³ का स्क्वायर है, तो 10⁶ भी नीचे आ जाएगा, मतलब 1/10⁻⁶, और ये 60⁻⁻² है। जब ये लेफ्ट साइड में आएगा तो 60 का स्क्वायर बन जाएगा, 60 का स्क्वायर मतलब 3600। ठीक है, 60⁻⁻² को लेफ्ट में लाओ, 60 स्क्वायर 3600, तो ये 100 की 2 जीरोस और 3600 की 2 जीरोस कट गई। सही है, एक बच्चे ने जो आंसर दिया था, बढ़िया। एन की वैल्यू है 36 इंटू 10⁻⁻6, दैट इज अवर आंसर। या प्रॉपर भाषा में आंसर लिख देते हैं कि भाई 1 जूल जो है वो 36 इंटू 10⁻⁻6 नई यूनिट के बराबर है। दिस इज अवर आंसर। ठीक है बच्चों, क्लियर है? ऐसे क्वेश्चन अपन ने स्टार्टिंग में भी किए थे। डायमेंशन एनालिसिस का मेन पर्पस ही यही है यार, कि अलग अलग यूनिट सिस्टम में हमें खेलना पड़े। भाई हर क्वांटिटी का डायमेंशन एक है, यूनिट्स अनेक है। यूनिट्स अपनी खुद की भी नहीं बना सकते हो तुम कुछ भी, कि भाई आज से मैं 3 मीटर को अपनी यूनिट कहूंगा लेंथ की, बोल दो, क्या ही जाता है। कुछ भी इसमें डाउट है तो बताओ भाई। सेकंड एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। सर एक बीच में क्वेश्चन था, उसमें डाइन करके लिखा था कुछ, वो डाइन क्या होता है? क्या क्या पिछली क्लास का क्वेश्चन की बात कर रहे हैं? सर डीपीपी में था। हाँ, क्या था? डाइन करके कुछ दिया। अच्छा, डाइन जो होता है यार, फोर्स की सीजीएस यूनिट को बोलते हैं डाइन। ठीक है, लिख ले उसको। फोर्स की सीजीएस यूनिट का एक निकनेम है डाइन, DYNE। अब फोर्स को वही फंडामेंटल की टर्म्स में तोड़ ले और उसमें मास को ग्राम बोल दे, लेंथ को सेंटीमीटर और टाइम को सेकंड बोलेगा, तो फोर्स की जो यूनिट बनेगी उसका निकनेम डाइन है। ठीक है, ऐसे ही ये एनर्जी की यूनिट सीजीएस सिस्टम में जो होती है उसका भी एक निकनेम है अर्ग, ERG करके बोलते हैं, अर्ग। अगेन बच्चों, मैं ये बात बोलूंगा दोबारा से, नेशनल लेवल एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आते हैं उसमें हमेशा डाटा हमें SI यूनिट्स में दिया जाता है। अगर गलती से कोई और यूनिट यूज करी जा रही है तो उसके बारे में जरूर डिफाइन किया जाएगा। जैसे अगर किसी क्वेश्चन में लेंथ मान लो फीट में दी जा रही है तुम्हें कि भाई 4 फीट की लेंथ है, तो भाई 4 फीट की लेंथ, हमें कन्वर्जन फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है। एग्जाम में लिखा होगा कि मत व्हाट डू यू मीन बाय 1 फीट, 1 फुट इज इक्वल टू इतने मीटर या इतने सेंटीमीटर करके कन्वर्जन तुम्हें दिया जाएगा। टेंशन उस बात की लेने की अपने को जरूरत है नहीं। बाकी हाँ, डीपीपी में हो सकता है नहीं लिखा हो डाइन का क्या मतलब है, ऑल्दो नेशनल लेवल में आता तो लिखा जाता, नेशनल एग्जाम में किसी में भी आता तो। सर एक क्वेश्चन है। हाँ बोल बोल। सर उसमें था सर डीपीपी में मैग्नीट्यूड ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी, फिर सर डैश के बाद 4 ऑप्शन दे रखे थे। डिपेंड्स ऑन द मेथड ऑफ मेजरमेंट, डू नॉट डिपेंड ऑन द मेथड ऑफ मेजरमेंट, is more in SI system than in CGS system, and directly proportional to the fundamental units of mass, length and time. मैग्नीट्यूड की बात पूछ रहे हैं? Yes sir. पहली ऑप्शन क्या बोली, पहली दूसरी? Depends on the method of measurement or does not depend on the method of measurement. डिपेंड्स ऑन मेथड ऑफ मेजरमेंट ही होगा यार, मैग्नीट्यूड हाँ तो। सर मैंने भी यही करा था सर, फिर गलत दिखा रहा था। क्या क्या आंसर बोल रहे हैं उसमें? सर इसमें दिखा रहा है does not depend on the method of measurement. मैग्नीट्यूड ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी, यही कह रहे हैं ना? यस सर। सर वो तो सर अगर हम कोई भी अलग यूनिट लेंगे तो मेजरमेंट वो तो अलग ही आएगा मैग्नीट्यूड। एक्चुअल मैग्नीट्यूड जैसे मान ले अब ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर है, अब ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर जो है वो तो है ही। अब हम मेजर करेंगे तो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट पे डिपेंड करेगा कि वो कितना उसको प्रिसाइज या, अभी चलो इसकी बात करते हैं, डिटेल में बात करते हैं, तब एक बार दोबारा इसको क्लियर करियो। अभी थोड़ी देर में स्टार्ट होने वाली है ये कहानी जो तूने डाउट पूछा है मेजरमेंट्स की। ठीक है, डिटेल में इसकी बात करेंगे। बाकी यहाँ बनना तो यही चाहिए यार, मतलब मैग्नीट्यूड के बारे में पूछ रहे हैं तो यार मैग्नीट्यूड एग्जैक्टली तो किसी का निकाला जा नहीं सकता, ए ऑप्शन ही बनना चाहिए इसका, कि भाई जितना मेजर किया जा रहा है उसी के हिसाब से हम मैग्नीट्यूड का आंसर करेंगे। आंसर ए ही होना चाहिए। हाँ ठीक है, बाकी इसकी डेप्थ में अपन डिस्कस करते हैं, बट एक पहले तीसरी एप्लीकेशन और देख लो, डायमेंशनल एनालिसिस को खत्म करते हैं। एप्लीकेशन नंबर 3। एप्लीकेशन नंबर 3 क्या है कि डायमेंशंस की मदद से हम कोई भी दो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में एक अप्रोक्सीमेट रिलेशन निकाल सकते हैं। डिराइविंग एन अप्रोक्सीमेट रिलेशन, रिलेशन अप्रोक्सीमेटली निकलता है। क्या दिक्कत रहती है?
उसकी भी बात करेंगे। डिराइविंग एन अप्रोक्सीमेट रिलेशन बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। कैसे, देखो जैसे एक एग्जांपल के थ्रू ही समझेंगे कि भाई अब सिंपल पेंडुलम है कोई, ठीक है, हमने पढ़ा नहीं है पेंडुलम की थ्योरी, हमने पढ़ी नहीं है, अभी आएगी क्लास 11th के एंड में। पेंडुलम क्या होता है, इसको थोड़ा बहुत तुम जानते होगे भाई, इस तरह की एक रस्सी से एक छोटा सा कोई बॉब नाम का एक पार्टिकल बंधा होता है और वो इस तरह से टू एंड फ्रो ऑसिलेट कर रहा होता है। इस सिस्टम को अपन पेंडुलम बोलते हैं। इस पेंडुलम का आगे जाके वापस आने का टाइम, दैट इज कॉल्ड एज टाइम पीरियड, ठीक है। हमें कोई फॉर्मूला नहीं पता टाइम पीरियड का अभी। टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम मे डिपेंड ऑन मास ऑफ बॉब। बॉब कौन है, ये जो छोटा सा यहाँ पार्टिकल या छोटी सी एक बॉल लटकी होती है, इसको बॉब कहते हैं। बॉब का मास m दिया हुआ है, इस पे डिपेंड कर सकता है टाइम पीरियड। लेंथ l ऑफ स्ट्रिंग, जो रस्सी बंधी हुई है इसकी लेंथ l पे डिपेंड कर सकता है टाइम पीरियड। एंड एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, कि भाई जो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, जिस एक्सलरेशन से धरती सभी चीजों को खींचती है अपनी तरफ, उस एक्सलरेशन पे डिपेंड कर सकता है। इन तीनों के अलावा किसी और पे डिपेंड नहीं कर सकता टाइम पीरियड। ये बात गिवन है क्वेश्चन में। अच्छा, तो वो बोल रहे हैं कि डिराइव एन अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला ऑफ दिस टाइम पीरियड टी इन टर्म्स ऑफ एम एल एंड जी। भाई अब हमने तो अभी फिजिक्स पढ़ी ही नहीं, हमने तो कोई पेंडुलम की मोशन को स्टडी करना सीखा भी नहीं है, लेकिन फिर भी हम एक अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं टाइम पीरियड का इन टर्म्स ऑफ मास, लेंथ एंड दिस एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी। कैसे, उसी को सीख रहे हैं हम एप्लीकेशन नंबर 3 में। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो उस क्वेश्चन में हम सबसे पहले लेट कर लेंगे भाई, लेट टाइम पीरियड जो है वो प्रोपोर्शनल है मास की पावर a, लेंथ की पावर b एंड एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की पावर c। मान लिया भाई, हमें तो पता नहीं मास, लेंथ और एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे किस तरह से टाइम पीरियड डिपेंड करेगा, हमने नहीं पढ़ा, कितना होगा नहीं पढ़ा, लेकिन इतना तो हम बोल ही सकते हैं कि जो भी होगा, अगर इन तीनों पे कोई डिपेंडेंस है तो इस फॉर्मेट में कुछ लेट कर लिया हमने। अब अगर हमें ए, बी और सी मिल जाए, ये ए, बी, सी 3 नए वेरिएबल्स हमने इंट्रोड्यूस किए, अगर ये तीनों मिल जाए तो हमें एक लगभग अंदाजा मिल जाएगा कि टाइम पीरियड लेंथ के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है या लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ग्रेविटी पे कैसे डिपेंड कर रहा है, मास पे कैसे डिपेंड कर रहा है, इसका हमें एक आइडिया मिलेगा। एग्जैक्ट फॉर्मूला नहीं मिलेगा, अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला मिलेगा। कैसे, तो भाई अगर ये दोनों चीजें प्रोपोर्शनल है तो लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशन और राइट हैंड साइड के डायमेंशन सेम होने चाहिए, बस इसी बात से हमें चीजें मिल जाएंगी। अगर ऐसा है तो डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड जो है वो तो टाइम पीरियड है भाई, टाइम पीरियड है तो टी है ना, या प्रॉपरली लिखे तो ऐसे बोल सकते हैं मास की पावर 0, लेंथ की पावर 0, टाइम की पावर 1 है। लेफ्ट हैंड साइड में जो क्वांटिटी लिखी है उसके डायमेंशन ये है, राइट हैंड साइड में जो क्वांटिटी लिखी है उसके डायमेंशन है मास की पावर a इंटू लेंथ की पावर b इंटू जी। जी क्या है, एक्सलरेशन है, कुछ एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो भी है तो एक्सलरेशन। एक्सलरेशन माने यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, डायमेंशन होते हैं लेंथ अपॉन टाइम का स्क्वायर या लेंथ इनटू टाइम की पावर -2, ये है एक्सलरेशन। कुछ एक्सलरेशन के डायमेंशन, इसकी पावर c। तो राइट हैंड साइड के डायमेंशन बन रहे हैं m की पावर a इंटू l की पावर b, और l की पावर c भी है मल्टीप्लीकेशन में, तो पावर ऐड हो जाएंगे, l की पावर b प्लस c, मल्टीप्लीकेशन के पावर ऐड हो जाती है, और t की पावर -2c बन रहा है। हमें फॉर्मूला नहीं पता, बट हम डायमेंशनल एनालिसिस की मदद से टाइम पीरियड का अप्रोक्स फॉर्मूला जज कर सकते हैं। राइट हैंड साइड के डायमेंशंस ये आए, स्क्वायर ब्रैकेट भी लगा दूं, ए बी सी अननोन क्वांटिटीज हैं, उन्हें हमें सॉल्व करना है, और लेफ्ट हैंड साइड तो टाइम पीरियड था, टाइम था कुछ। तो अब अगर ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है तभी बनेगी डायमेंशनली करेक्ट जब एलएचएस और आरएचएस के डायमेंशन सेम होंगे। भाई इसका मतलब यहां m की पावर 0 है तो यहां पे भी m की पावर 0 होना चाहिए। इक्वेट कर दो इन दोनों को, एलएचएस के डायमेंशन आरएचएस के डायमेंशन के बराबर होते हैं तभी कोई फॉर्मूला फिजिक्स के हिसाब से करेक्ट बन सकता है। तो कहने को एप्लीकेशन नंबर 1 की ही कॉन्टिन्यूएशन है एक तरह से। तो ये बन रहा है m की पावर a
इज इक्वल टू m की पावर 0 है, मतलब a की वैल्यू फ्री में आ गई 0। सिमिलरली l की पावर्स को कंपेयर करो, l की पावर यहां b प्लस सी है, यहां l की पावर 0 है, मतलब b प्लस सी 0 है। दूसरी बात, एंड टाइम की पावर यहां 1 है, यहां टाइम की पावर -2c है, मतलब -2c इज इक्वल टू 1 है, मतलब c इज इक्वल टू -12 है। तीसरी बात, मतलब a तो सॉल्व ही हो गया, बढ़िया हो गया, c भी सॉल्व हो गया, b भी हो ही गया, b प्लस सी क्योंकि 0 है, तो c की वैल्यू को यहां पुट कर देते हैं, जिससे b भी सॉल्व हो गया, b आ रहा है +12। जैसे ही ये a b c सॉल्व हुए तो हमें टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम का एक अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला मिल गया। हेंस हम बोल सकते हैं टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम मास पे तो डिपेंड ही नहीं करेगा, मास की पावर 0 बन रही है, a 0 आ रहा है, l की पावर हाफ बन रही है, l की पावर हाफ एंड g की पावर -12 बन रही है, उस ऊपर वाली इक्वेशन से लिखा जो हमने लेट किया था, उसी में a b c सॉल्व किए। सर तो इसमें ये एलएचएस और आरएचएस की डायमेंशन इक्वल क्यों होंगी? क्योंकि अगर डायमेंशंस इक्वल नहीं हुई तो फिजिकली इनकरेक्ट फॉर्मूला हो जाएगा भाई। सर मगर ये तो प्रोपोर्शनैलिटी है ना, इक्वलेंस तो मतलब सर यहाँ पे है ही नहीं, तो मतलब इक्वल का साइन तो लगा ही नहीं। इक्वल का नहीं लगा रहे अब, क्योंकि हमें प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट पता नहीं ना भाई, हो सकता है यहाँ पे 2 3 कोई नंबर आ जाए, क्या पता, क्या पता 2 टाइम्स। जैसे हमारा ये ओवरऑल कंक्लूजन ये हुआ कि टाइम पीरियड जो है √L/G के प्रोपोर्शनल है। अब हो सकता है 2 टाइम्स √L/G हो सकता है 3 टाइम्स √L/G हो। हकीकत में क्या होता है, वो होता है 2 पाई टाइम्स √L/G, 2 पाई इंटू √L/G। ये फॉर्मूला, इसको हम एग्जैक्ट फिजिक्स के हिसाब से एग्जैक्टली भी डिराइव करेंगे जब इसका चैप्टर आएगा, बट डायमेंशन के हिसाब से ये फॉर्मूला हमने बिना फिजिक्स पढ़े ही डिराइव कर लिया। डायमेंशनली इतनी ही बात जज की जा सकती है, डायमेंशनली इसके बियॉन्ड नहीं जा सकते। प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट क्या बनेगा उसके बारे में हम कोई आइडिया नहीं लगा पा रहे। मतलब हम यहाँ पे बीच में एक डायमेंशनलेस कांस्टेंट आ सकता है, वो डायमेंशनलेस कांस्टेंट कितना आएगा उस बात का हमें ये मेथड कोई आइडिया नहीं दे रहा। बस ये मेथड इतना ही बता रहा है कि भाई अगर लेंथ और एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में से कोई भी चीज बदली तो टाइम पीरियड बदल जाएगा, मास के इंडिपेंडेंट है। इतने अंदाजे हमें लग गए डायमेंशनल एनालिसिस के मेथड से। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली ही काम कर सकते हैं, मतलब इसमें हम यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट नहीं ढूंढ सकते। अब स्कूल वाले ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि भाई डायमेंशनल एनालिसिस की मदद से जब हम कोई फॉर्मूला डिराइव करते हैं तो उसमें फ्लॉ क्या है, उस मेथड के ड्रॉबैक्स क्या है, इस मेथड के ड्रॉबैक्स पूछ लेते हैं। तो हम यही बोलेंगे भाई इस मेथड का पहला ड्रॉबैक तो यही है कि हम प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट ढूंढ नहीं पा रहे कि यहाँ पे क्या नंबर आएगा। ठीक है, दूसरा मेथड ये है, दूसरा ड्रॉबैक ये है कि भाई अगर यहाँ पे कोई फिजिकल क्वांटिटी अगर मान लो 10-12 क्वांटिटीज पे डिपेंडेंट है, ये तो केवल मास, लेंथ और ग्रेविटी पे डिपेंडेंट थी, इसके अलावा मान लो 2-4 क्वांटिटीज और होती राइट साइड में, तो हम पागल हो जाते, हम सॉल्व ही नहीं कर पाते इस मेथड से। क्यों? क्योंकि तो यहाँ A B C D E F कई सारे वेरिएबल फंस जाते, कई सारे वेरिएबल तो बहुत फंस जाते, इक्वेशन 3 ही बनती, या तो हम मास की पावर इक्वेट कर रहे होते, लेंथ की पावर इक्वेट कर रहे होते और टाइम की पावर इक्वेट करेंगे, मतलब 3 ही इक्वेशनें बनेंगी। और वेरिएबल्स अगर कई सारे हो गए तो वो हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो ये मेथड कोई फुल प्रूफ मेथड नहीं है, सारे फॉर्मूले इस मेथड से डिराइव नहीं हो सकते, कुछ हो सकते हैं और वही पूछे जाते हैं, बस ये ध्यान। दूसरे वाले बताना एक बार फिर से, क्या बोल रहा है? तो दूसरे वाला जो बताया था। लिख देता हूँ आराम से, ड्रॉबैक्स ऑफ दिस मेथड नोट करके लिख देते हैं, बट ये पहले मेथड समझ लो एक बार आराम से, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी का। कोई भी एक क्वांटिटी अगर कुछ 3-4 क्वांटिटीज पे डिपेंडेंट है तो उसकी डिपेंडेंस किस तरह होगी उसको हम डायमेंशनल एनालिसिस से एक अंदाजे से वो डिपेंडेंस निकाल सकते हैं। प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट नहीं ढूंढ सकते। सर इसमें हमें कंडीशन लेके चलेंगे कि पहले से फिजिकली करेक्ट होगा? यार फिजिकली करेक्ट वाला फॉर्मूला ही पूछा है इन्होंने, और तो क्या ही पूछा है कि भाई फिजिक्स के फंडों के हिसाब से टाइम पीरियड लेंथ और ग्रेविटी और मास पे किस तरह डिपेंडेंट होगा, उसी का एक अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला निकालने के लिए बोला गया डायमेंशन की मदद से। तो वही फिजिकली करेक्ट फॉर्मूला है, तभी तो डायमेंशनली बनेगा करेक्ट। सारे फिजिक्स के हिसाब से करेक्ट फॉर्मूले डायमेंशनली करेक्ट होते हैं।
उल्टा उल्टा होना कोई जरूरी नहीं है। डायमेंशनली करेक्ट कोई फॉर्मूला है तो हो सकता है फिजिक्स के हिसाब से सही हो सकता है फिजिक्स के हिसाब से ना सही हो, तभी एक अप्रोक्सीमेट आंसर ही हम निकाल पा रहे हैं। सर प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या होता है? पिछली क्लास में कर लिया था अपन, एप्लीकेशन 1 वही थी भाई, इसी बात को ही बोलते हैं, ये एलएचएस और आरएचएस के डायमेंशन सेम है, इसी बात को प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। नोट्स देख यार एक बार, पिछली क्लास में प्रॉपरली लिखवाया था ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी फर्स्ट एप्लीकेशन। बस इतनी सी ही बात है कि अगर कोई फॉर्मूला फिजिकली करेक्ट है तो वो डायमेंशनली पक्का करेक्ट होगा। डायमेंशनली करेक्ट होने का मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में जो भी सामान लिखा हुआ है उनके डायमेंशंस मैच करेंगे। बट उल्टा होना कोई जरूरी नहीं है कि अगर कोई फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है तो वो फिजिक्स के हिसाब से भी सही हो। जैसे फॉर एग्जांपल कोई बंदा हमें कहता है, मान लो काइनेटिक एनर्जी जो है वो होती है 5 mv²। कोई बंदा बोल रहा है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है 5 mv²। अब हम जानते हैं यार गलत बता रहा है वो, ½ mv² पढ़ा है हमने बचपन से, 5 mv² बोल रहा है, गलत बोल रहा है। लेकिन वो गलत बोल रहा है बट फिर भी वो डायमेंशनली सही बोल रहा है, चेक कर लो। 5 का तो कोई डायमेंशन है नहीं और mv² का डायमेंशन ही एनर्जी का डायमेंशन, डायमेंशनली वो बंदा सही बात कर रहा है बट फिजिक्स के हिसाब से वो सही बात नहीं कर रहा। ये बात ध्यान रखनी है। अगर कोई फिजिक्स के हिसाब से सही फॉर्मूला है, फिजिकली करेक्ट फॉर्मूला है, तो वो डायमेंशनली भी करेक्ट होगा। अगर कोई डायमेंशनली करेक्ट फॉर्मूला है तो वो जरूरी नहीं है फिजिक्स के हिसाब से भी करेक्ट हो। ठीक है, जैसे इतनी ही बात यहां पे हमने निकाली। अब यहां पे टाइम पीरियड 2√L/g भी हो सकता है, 10√L/g भी हो सकता है। इससे ऊपर नहीं जा रहे हम, कुछ बोल नहीं पा रहे। प्रैक्टिकली क्या होता है, डायमेंशन की मदद से निकाला नहीं जा सकता। हाँ, फिजिक्स के लॉज यूज करके डिराइव किया जा सकता है, वो हम करेंगे जब इसका चैप्टर आएगा। तो लिख लो इस चीज को जो मैं यहाँ पे कहना चाह रहा हूं। अगला क्वेश्चन करने से पहले इन नोट करके 1-2 बातें लिख लो। नोट क्या है? when a formula is derived using dimensional analysis, जब कोई फॉर्मूला डायमेंशनल एनालिसिस की मदद से डिराइव होता है, देन पहली बात, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट कैन नॉट बी फाउंड आउट। जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने बस यही बात कर पाए कि टाइम पीरियड जो भी होगा √L/g के प्रोपोर्शनल होगा। कितना होगा एग्जैक्टली पता नहीं भाई, 2√L/g, 3√L/g, तो वो फिजिक्स के हिसाब से ही निकलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल लिख लो इस बात को भी, इन द प्रीवियस क्वेश्चन एक्चुअल टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम इज जो हकीकत में होता है, जिसे हम पढ़ेंगे बाद में, वो होता है टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2π√L/g। ये एक्चुअल फॉर्मूला होता है जिसमें 2π जो है इसको हम पता नहीं लगा पाए। दिस कैन नॉट बी या कुड नॉट बी फाउंड यूजिंग डायमेंशन वाला मेथड। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन ये स्कूल एग्जाम में बहुत पूछते हैं, मतलब यही वाला क्वेश्चन पूछते हैं स्कूल वाले जो मैंने अभी करवाया। बाकी जेई नीट वाले क्या पूछते हैं वो भी देखेंगे। ठीक है, तो ये पहला ड्रॉबैक है एक तरह से डायमेंशनल एनालिसिस से। हम इस 2π को खोज नहीं पाए, हम ये खोज पाए कि √L/g की टर्म आएगी टाइम पीरियड के फॉर्मूले में, बट 2π आएगा, पता नहीं ये कैसे आया। ये फिजिक्स के फंडों के हिसाब से आया कुछ, जिसको बाद में समझेंगे। ठीक है, दूसरी बात, ये मेथड फेल हो जाएगा अपना अगर बहुत ज्यादा क्वांटिटीज आ गई तो। जैसे अगर कोई बोलता कि भाई ये टाइम पीरियड इन तीनों पे तो डिपेंड करेगा ही, और भी 3-4 क्वांटिटीज हैं उन पे भी डिपेंड करेगा, मान लो 6 क्वांटिटीज पे डिपेंड कर रहा होता टाइम पीरियड, तो 6 क्वांटिटीज में इक्वेशनें तो 3 ही बनती, वेरिएबल 6 आ जाते।
देखो बच्चों, मैथ्स की है ना एक बात नहीं भूलनी। मैथ्स की क्या बात, कि जितने वेरिएबल्स होते हैं ना, जितनी अननोन क्वांटिटीज होती हैं जो हमें सॉल्व करनी होती है इक्वेशंस में, उतनी ही इक्वेशंस चाहिए। अगर हमें एक वेरिएबल सॉल्व करना है, मान लो एक्स नाम का, तो एक इक्वेशन से एक वेरिएबल सॉल्व हो जाएगा। अगर हमें एक्स और वाई दो वेरिएबल हैं तो दो इक्वेशन चाहिए। एक्स वाई जेड तीन वेरिएबल हैं तो तीन इक्वेशनें चाहिए। यहाँ पे तीन वेरिएबल थे ए बी सी, तीन ही इक्वेशनें बनी और तीनों सॉल्व हो गए। चार वेरिएबल होते तो सॉल्व नहीं हो सकते थे, तो ये मेथड फेल हो जाएगा, लिख लो। सर अगर और वो होते क्वांटिटीज तो बस तीन ही क्यों बनती इक्वेशंस? इक्वेशन तीन इसलिए कि कैसे बनी है इक्वेशन वो देखना भाई। मास की पावर राइट हैंड साइड में इज इक्वल टू मास की पावर लेफ्ट हैंड साइड में, इन दोनों को इक्वेट करके पहली इक्वेशन बनी। लेंथ की पावर्स को इक्वेट करके दूसरी इक्वेशन बनी। टाइम की पावर्स को इक्वेट करके तीसरी इक्वेशन बनी। तो इक्वेशन तो तीन ही बनी ना। चाहे तुम अब 6 क्वांटिटीज लिखोगे, 6 क्वांटिटीज इफेक्टिवली मास, लेंथ और टाइम पे ही डिपेंडेंट होंगी। क्वांटिटीज हो गई 6, पावर्स भी उनकी हो गई 6, ए बी सी डी ई एफ, तो 6 क्वांटिटीज। लेकिन फंडामेंटल टर्म्स में मास की पावर, लेंथ की पावर और टाइम की पावर इक्वेट करके इक्वेशनें तीन ही बनेंगी, वेरिएबल 6 फंस जाएंगे, सॉल्व ही नहीं हो पाएगा। समझ रहे? ओके सर, यस सर। तो बस लिख लो इस चीज को। ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे भी नहीं तुमसे कभी, बस ये बोर्ड एग्जाम, स्कूल एग्जाम के लिए ही है। स्कूल वाले पूछते हैं ये भाई ये मेथड कब फेल हो जाएगा, तो दिस मेथड फेल्स, ये मेथड फेल हो जाएगा if number of physical quantities, if number of physical quantities involved in the formula, उस फॉर्मूले में इन्वॉल्व फिजिकल क्वांटिटीज अगर बहुत ज्यादा है तो इन्वॉल्व इन द फॉर्मूला आर टू मैनी। बहुत ज्यादा क्वांटिटीज अगर है तो इस मेथड से कुछ सॉल्व नहीं कर पाएंगे हम। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट्स ध्यान में रखने। ठीक है बच्चों, लाइक बस अप्रॉक्स मेथड ही है ये। क्लियर है? मेथड में कोई डाउट तो नहीं किसी को? इजी क्वेश्चन था ये। बाकी हाँ थोड़े अच्छे क्वेश्चंस भी करते हैं इसके, जो जेई नीट में पूछ रहे हैं। ठीक है, बड़े आगे देखो अगला क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चंस काफी आते हैं, प्रीवियस ईयर भी देखेंगे, बट पहले ये देखो, फोर्स, लेंथ एंड टाइम, ये 3 क्वांटिटीज है और ये बोल रहे हैं कि इन तीनों को फंडामेंटल क्वांटिटीज की तरह से कंसीडर अगर कर लिया जाए तो। भाई अब एसआई सिस्टम में तो मास, लेंथ, टाइम को फंडामेंटल कहा गया है। इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि नहीं भाई, मास नहीं है, फोर्स, लेंथ और टाइम फंडामेंटल है। और उल्टा सवाल पूछ रहे हैं फिर कि अगर फोर्स, लेंथ और टाइम फंडामेंटल हो गए तो देन फाइंड डायमेंशंस ऑफ मास। मास के डायमेंशन पूछे जा रहे हैं फोर्स, लेंथ और टाइम की टर्म्स में। उल्टा क्वेश्चन है। हमने जो पढ़ा अब तक उस सारी पढ़ी हुई चीज को नकार दिया गया है इस क्वेश्चन में और बोल रहे हैं उल्टा है खेल। भाई हम कैसे करेंगे फिर? हम तो अपने पढ़े हुए फंडों के हिसाब से ही जाएंगे। भाई हमें तो यही पढ़ाया गया है, मास, लेंथ, टाइम फंडामेंटल होता है, फोर्स उन पे डिपेंडेंट होता है। तो हमारे पढ़े हुए फंडों के हिसाब से फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला वो है मास इनटू एक्सलरेशन, है ना। एक्सलरेशन वही लेंथ अपॉन टाइम स्क्वायर मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हमने पढ़ा है। तो और मास के बारे में ये पूछ रहे हैं तो हम ये बोल सकते हैं, अगर बेसिक्स यहां तो जैसे बहुत इजीली दिख भी रहा है वैसे तो, कि भाई मास को हेंस लिख सकते हैं फोर्स, और ये लेंथ नीचे चला जाएगा, लेंथ की पावर -1, और टाइम की पावर -2 भी यहाँ डिनोमिनेटर में आ जाएगा, टाइम स्क्वायर बन जाएगा। सीधा भी दिख रहा है वैसे तो, बट अगर सीधा नहीं दिख रहा होता तो अप्रोच क्या होती, कैलकुलेशन की अप्रोच क्या होती? हम ये बोलते कि लेट, मान लेते हैं भाई मास नाम की क्वांटिटी, जो कि अब डिराइव्ड क्वांटिटी हो गई है इस क्वेश्चन के मुताबिक, वो फोर्स की पावर A, लेंथ की पावर B और टाइम की पावर C के बराबर। हम ये मान लेंगे भाई, अब क्वेश्चन में यही पूछ रहा है मास को एक्सप्लेन करो फोर्स, लेंथ और टाइम की टर्म्स में, तो हमने लेट कर लिया फोर्स की पावर A, लेंथ की पावर B, टाइम की पावर C के बराबर है मास।
अगर ऐसा है डायमेंशनली, तो इसका मतलब अब मास का डायमेंशनल फॉर्मूला हम अपने पढ़े हुए फंडे के हिसाब से देखेंगे, वो है m की पावर 1, l की कोई पावर नहीं, टाइम की कोई पावर नहीं, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में फोर्स को लिखेंगे m l t माइनस 2 की पावर a इंटू लेंथ की पावर b इंटू टाइम की पावर c। हम तो अपने पढ़े हुए फंडों के हिसाब से कर रहे हैं, क्वेश्चन में मांगा जा रहा है ए बी सी की वैल्यूज, मास को एफ एल और टी की टर्म्स में। तो फिर से वही खेल कि भाई लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशन और राइट हैंड साइड के डायमेंशन सेम होने चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड में m की पावर 1 है, l की पावर 0 है, टाइम की पावर 0 है। राइट हैंड साइड में m की पावर a है, लेंथ की पावर यहां a है और लेंथ की पावर b भी है, मतलब लेंथ की पावर a प्लस b हो गया। टाइम की पावर -2a दिख रही है यहां पे, और यहां टाइम की पावर c है, ये बन रहा है। फिर से देखो वैसा सही खेल है ये, बिल्कुल सेम। तो यहां से अब ये एक इक्वेशन नहीं है बच्चों, ये 3 इक्वेशन है। मास की पावर्स इक्वेट करेंगे तो a सॉल्व हो गया, लेंथ की पावर इक्वेट करेंगे तो a प्लस बी इज इक्वल टू 0 आ रहा है, यहां लेंथ की पावर, यहां लेंथ की पावर 0 है। और टाइम की पावर इक्वेट करेंगे तो ये आ रहा है -2a प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये एक डायमेंशन की इक्वेशन इफेक्टिवली 3 इक्वेशनों के बराबर है, जिससे अपने ए बी सी सॉल्व हो रहे हैं। ए तो 1 आ ही गया, इसको यहां डाल दो, बी आ गया -1, ए 1 है तो a प्लस बी 0, b इज -1, और b a 1 है तो यहां डाल दो, ये बन रहा है c इज इक्वल टू 2। तो हेंस एबीसी सॉल्व हो गए, एबीसी सॉल्व हो गए तो हेंस हमने मास को लिख दिया एफ एल और टी की टर्म्स में, कि मास का डायमेंशनल फॉर्मूला फोर्स की पावर a मतलब फोर्स की पावर 1, लेंथ की पावर b मतलब लेंथ की पावर -1, और टाइम की पावर c मतलब टाइम की पावर 2। ये हमारा आंसर है। सर इसमें हम प्रोपोर्शनल साइन नहीं लगाएंगे? नहीं, डायमेंशनली लिख रहा हूं ना भाई, सब जगह देख स्क्वायर ब्रैकेट लगाई है भाई मैंने तमीज से। अगर तुम स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगा रहे हो तो इसका मतलब तुम क्वांटिटी की बात कर रहे हो, उसमें फिर प्रोपोर्शनल की बात करेंगे। फोन साइलेंट यार, फोन साइलेंट, किसका बज रहा है? सर एक बार बताना सर फिर से। भाई स्क्वायर ब्रैकेट का क्या मीनिंग है? स्क्वायर ब्रैकेट, ये बड़ी ब्रैकेट क्यों लगाते हैं? ये डायमेंशनल फॉर्मूले के लिए लगाते हैं ना। तो डायमेंशनल फॉर्मूले में तो प्रोपोर्शनैलिटी लगाने की जरूरत नहीं है ना। डायमेंशनल फॉर्मूला तो अगर दो क्वांटिटीज प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के, बीच में एक नंबर है कोई कांस्टेंट, जैसे y इज इक्वल टू 2x लिखा हुआ है, मतलब तो भाई तो 2 का तो कोई डायमेंशन है नहीं y का डायमेंशन और x का डायमेंशन सेम होगा, इक्वल होगा, प्रोपोर्शनल नहीं इक्वल होगा, फिर वही मीनिंग है। मतलब अगर क्वांटिटीज की बात करेंगे तो मास जो है इसके प्रोपोर्शनल है, अगर हम ब्रैकेट्स नहीं लगा रहे हैं। ब्रैकेट्स लगा रहे हैं तो डायमेंशंस एकदम सेम है, ठीक है। ऑल्दो ये क्वेश्चन इस मेथड से करना कोई जरूरी नहीं था, ये इजी क्वेश्चन था, हम डायरेक्टली इसी बात से भी लिख सकते थे। ये जो फोर्स के डायमेंशन हमने रटे हुए हैं, इसी बात से सीधा आंसर भी लिख सकते थे, देख लो आराम से। मास इज इक्वल टू फोर्स, लेंथ नीचे आया, लेंथ की पावर -1 बन गया, टाइम की पावर -2 इसके नीचे जाएगा, टाइम की पावर 2 बन जाएगा, सीधा भी आंसर आ रहा है। बट मेथड ये है, प्रॉपर तरीका ये है। अगर हमें डायरेक्टली नहीं दिख पा रही है कोई चीज तो हम इस मेथड से जाएंगे। यही मेथड पे क्वेश्चंस पूछे भी गए हैं प्रीवियस ईयर में। आभ्यादित्य के आंसर्स आए हुए हैं 1 -1 2, सही है, बढ़िया, ठीक है। और देखें क्वेश्चन, देखो जेई मेन 2020 का सवाल क्या कह रहे हैं ये, मोमेंटम नाम की क्वांटिटी P, एरिया A और टाइम T, 3 अलग अलग क्वांटिटी, मोमेंटम, एरिया, टाइम, इनको फंडामेंटल क्वांटिटीज चूज कर लिया जाए। अगर इनको फंडामेंटल क्वांटिटी चूज कर लिया जाए तो डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर एनर्जी पूछ रहे हैं, मतलब एनर्जी को मोमेंटम, एरिया और टाइम की टर्म्स में लिखना है, ये टारगेट है। एनर्जी को मोमेंटम माने P, एरिया माने A और टाइम T की टर्म्स में एक्सप्लेन करना है। तो स्टार्ट वहीं से करेंगे हम। लेट एनर्जी, एनर्जी को सिंबल दे रहा हूं E, लेट एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला इज इक्वल टू
ये मोमेंटम की डायमेंशनल फॉर्मूले की ए पावर, एरिया के डायमेंशनल फॉर्मूले की बी पावर, और टाइम के डायमेंशनल फॉर्मूले की सी पावर। यही ए, बी और सी, यही हमारे क्वेश्चंस हैं। चारों ऑप्शन इसी फॉर्मेट में लिखी हुई है। ठीक है, ए बी सी फाइंड करना हमारा मकसद है। अच्छा, करेंगे कैसे भाई? अगर ये इक्वेशन सही है तो लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशंस फंडामेंटल टर्म्स में, अपने पढ़े हुए फंडामेंटल टर्म्स में, राइट हैंड साइड के डायमेंशन के बराबर होने चाहिए। मतलब यहां से आ रहा है एनर्जी के डायमेंशन, फिर से बार बार यूज हो रहे हैं, मास इनटू स्पीड का स्क्वायर, ये हो गया एनर्जी का डायमेंशन। मोमेंटम का डायमेंशन, मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी, जिसको नहीं पता लिख लो पेज के ऊपर अपने, मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी। तो मोमेंटम के अंदर एक तो मास है, एक वेलोसिटी है, वेलोसिटी माने लेंथ अपॉन टाइम, पावर 8। एरिया, एरिया क्या होता है भाई? मीटर स्क्वायर में नापा जाता है, मतलब लेंथ का स्क्वायर होता है, तो लेंथ स्क्वायर की पावर बी, और टाइम तो टाइम है, फंडामेंटल ही है वो तो ये बन रहा है लेफ्ट हैंड साइड में बन रहा है m की पावर 1, l की पावर 2, टाइम की पावर -2। राइट हैंड साइड में बन रहा है m की पावर a, एक ही m है, बाकी कहीं m नहीं है, लेंथ की पावर a और लेंथ की पावर 2b, मतलब लेंथ की पावर a + 2b, और टाइम की पावर -1 इंटू a, मतलब -a है, यहां टाइम की पावर c भी है, तो टाइम की पावर -a + c। ये डायमेंशंस बन रहे। लेफ्ट हैंड साइड में एनर्जी के डायमेंशन ये रहे, राइट हैंड साइड में ये रहे। अगेन ये एक इक्वेशन नहीं, 3 इक्वेशनों के बराबर है। पहली इक्वेशन m की पावर कंपेयर करी, a = 1, फ्री में सॉल्व हो गया। दूसरी इक्वेशन l की पावर कंपेयर करी, a + 2b = 2, a सॉल्व हो चुका है, मतलब कितना बन गया? 2b = 2 - a, दैट इज 1, b = ½ आ गया। और तीसरा टाइम की पावर्स कंपेयर करी, -2 = -a + c, a ऑलरेडी सॉल्व है, c बन रहा है -2 + a, मतलब -1, -2 + 1 दैट इज -1। तीनों वेरिएबल अपने सॉल्व हो गए, हेंस तीनों आंसर्स आ चुके हैं, हेंस आंसर लिख सकते हैं। एनर्जी के डायमेंशंस इन टर्म्स ऑफ P, A एंड T इज P की पावर 1, एरिया की पावर ½ और टाइम की पावर -1। ये अपना आंसर है। कौन सी ऑप्शन मैच कर रही है? 3, थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। देख लो यार, इंपॉर्टेंट सवाल है, मतलब बहुत बार पूछे गए क्वेश्चंस हैं ये, इस तरह के प्रीवियस ईयर भरा पड़ा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इस तरह के सवालों से। मतलब एप्लीकेशन 3 और एप्लीकेशन 1 सिमिलर सी ही हैं, बस एक ही बात को कहने के दो अलग तरीके हैं। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पे ही बेस्ड है। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के डायमेंशंस ही हम मैच करवा रहे हैं इसमें भी। ठीक है बच्चों, ग्रैस्प करो इसको, आराम से ग्रैस्प करो, नोट कर लो, कुछ भी पूछना है पूछो। गजेंद्र सिंह क्या बोल रहा है समझ में नहीं आया। जो भी चीज नहीं समझ में आ रही भाई पूछो यार, बार बार पूछो, कोई बेइज्जती नहीं फील होगी। चुपचाप बैठे रहोगे तो कुछ भी नहीं समझ में आएगा और घबराहट होनी शुरू हो जाएगी, 1-2 महीने बाद और घबराहट होनी शुरू हो जाएगी, क्यों साइंस ले ली हमने। देखो 10th और 11th में जमीन आसमान का। फॉर्मूला क्या लगेगा? किसमें सर इसी फॉर्मूला? वाले क्वेश्चन सर ए और बी से क्यों सॉल्व करते हैं सर? कुछ भी मान ले, XYZ मान ले, पावर सिंबल देने, अल्फा बीटा गामा मान ले, नाम कुछ भी दे ले, ABC मैंने माना, कुछ और नाम दे ले पावर्स के। फॉर्मूला नहीं है भाई, मेथड है। फॉर्मूला थोड़ी ना, इसमें कोई मेथड है, बस एक तरीका है सॉल्व करने का। सर आज ही एडिशन कराया था। आज एडमिशन कराया तो पहले फिर वीडियोस देखनी पड़ेंगी तेरे को यार पिछली, ऐसे नहीं समझ में आएगा। ये है आसान, लेकिन वही आसान तभी लगेगा जब पिछला तो क्लियर हो एक बार, लिंक्ड बातें हैं।
तीसरा लेक्चर चल रहा है आज, 2 लेक्चर की वीडियोस एक बार आराम से देख ले, एक एक करके देखियो, एक दिन में एक देखियो, अगले दिन में दूसरी, और साथ साथ नोट्स बनाते हुए नोट करता हुआ लिखियो। फिर तू थर्ड लेक्चर सुनेगा, फिर तेरे को आसान लगेगी चीजें। और सभी बच्चों के लिए यही है, जिसको भी नहीं समझ में आ रहा, मान लो कंफ्यूजन हो रहा है, क्वेश्चंस नहीं हो रहे, कुछ भी नहीं हो रहा, तो बार बार वही है, बार बार वीडियो देखो, और वीडियो अगर 1-2 बारी देख चुके हो, टाइम वेस्ट ज्यादा होता है वीडियो देखने में, तो नोट्स बार बार पढ़ो। मतलब क्वेश्चन तुम कर रहे हो, नहीं हो रहे मान लो, तो उसका एक तरीका है थोड़ा सा लो लेवल करो। लो लेवल मतलब सॉल्व्ड एग्जांपल्स पहले कर लो, कोई भी एक बुक उठाओ, उसके सॉल्व्ड एग्जांपल को, क्वेश्चन को रीड करो, खुद सॉल्व करने की कोशिश करो, नहीं होगा सॉल्यूशन देख लो, फिर दूसरा क्वेश्चन, नहीं हुआ सॉल्यूशन देख लो। ऐसे 10 क्वेश्चन करोगे सॉल्यूशन देख देख के, मतलब तुम कोशिश कर रहे हो बेसिकली क्वेश्चन को अटैक करने की, नहीं हो पा रहा तो सॉल्यूशन देख रहे हो। इससे कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि हाँ चलो अब हमें मेथड समझ में आ गया। फिर अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो, फिर होंगे, डेफिनेटली होंगे, कभी ना कभी तो होंगे भाई। अगर हिम्मत नहीं आ रहे हो तो कभी ना कभी तो क्वेश्चंस बनने शुरू होंगे ही होंगे। बट यार अगर तुम करोगे ही नहीं, एक भी क्वेश्चन नहीं किया घर पे जाके, नोट्स भी नहीं पढ़े, क्वेश्चन भी नहीं किया, फिर कहानी खराब हो जाएगी भाई। फिर 2 महीने बाद टेंशन होनी शुरू हो जाएगी कि क्यों साइंस ले ली, क्यों हम डॉक्टर इंजीनियर बनने की कोशिश कर रहे हैं, डिप्रेशन आ जाएगा, फिर कोई फायदा नहीं होगा, घबराहट होगी बॉडी में। सर ए की पावर 1/2 को हम रूट बोल सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, रूट ए लगा दे, बिल्कुल, हाफ पावर मींस रूट। ठीक है, सिद्धार्थ क्या पूछ रहा है चैट में, क्वेश्चंस प्रैक्टिस मॉड्यूल से करने हैं। हाँ डीपीपी करो पहले, डीपीपी करने के बाद क्वेश्चंस की कमी नहीं है यार, डीपीपी कर लो, फिर मॉड्यूल कर लो। मॉड्यूल के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस है, बहुत सारे, मतलब इतने हैं कि तुम कर नहीं सकते। तुम अगर करने बैठोगे एक चैप्टर के तो अगला चैप्टर शुरू हो जाएगा, और अगर ऐसे केस में तुम पिछले चैप्टर पे लटके हुए हो, उसी को पूरा करने की कोशिश कर रहे हो, वो हो नहीं पाएगा और अगला चैप्टर भी छूट जाएगा। तो बेटर ये है कि बस जब तक चैप्टर चल रहा है तभी तक तुम्हारे पास टाइम है यूनिट डायमेंशन की प्रैक्टिस करने का। उसके बाद नया चैप्टर शुरू हो जाएगा, तब यूनिट डायमेंशन को भूलना होगा, अगले चैप्टर पे जाना होगा, नहीं तो फिर बैकलॉग इकट्ठा होता जाएगा। 2 महीने के अंदर तुम बोलोगे कि सर हमारा तो पुराना सारा कुछ छूटा पड़ा है, ना नोट्स बने हुए, ना क्वेश्चन हो रखे। तो बेस्ट तरीका यही है, थोड़ा बहुत बैकलॉग होता है वो कवर हो जाता है वीडियो देख के, नोट्स पढ़ के, लेकिन अगर इकट्ठा हो जाए बहुत सारा बैकलॉग, फिर वो पूरा नहीं हो पाएगा। तो वही है, साथ साथ रोज थोड़े थोड़े क्वेश्चंस करो, थोड़ी थोड़ी मेहनत रोज करोगे, बर्डन नहीं होगा कभी भी। ठीक है, और देखो एक क्वेश्चन और देखते हैं इसका, नीट एग्जाम का एक क्वेश्चन, नीट 2017 प्रीवियस ईयर क्या है देखो इसमें। कई बच्चों को एक तो ये लगता है कि भाई नीट में आसान क्वेश्चन आते हैं, जेई में मुश्किल आते हैं, कभी कभार उल्टा भी हो जाता है। वैसे अभी ये क्वेश्चन नीट का है बट थोड़ा टफ है एज कंपेयर टू द पिछला क्वेश्चन हमने किया उससे। क्या कह रहे हैं इसमें देखो, अ फिजिकल क्वांटिटी ऑफ द डायमेंशंस ऑफ लेंथ, कोई फिजिकल क्वांटिटी है जिसके डायमेंशंस लेंथ के जैसे हैं, दैट कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ, मतलब लेंथ की डायमेंशंस इन तीनों की मदद से लिखे जा सकते हैं। ये कौन है भाई, ये एक क्वांटिटी है सी, एक है जी, और एक है ये कुछ कचरा। ठीक है, सी जी और कचरा इज, अभी सी कौन है, सी इज वेलोसिटी ऑफ लाइट, जी है ग्रेविटेशनल, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है अपना, ये वही वाला जिसको पढ़ा अपन ने, F इक्वल टू GM1m2/r² में जो आता है। और ई क्या है, ई इज चार्ज, एप्सिलॉन नॉट ये वही स्टैंडर्ड सिंबल है परमिटिविटी का, इसकी भी अपन ने थोड़ी चर्चा की थी पिछली क्लास में। जिसको नहीं याद है मैं दोबारा बताऊंगा, टेंशन मत लो, क्योंकि अभी तक रियल फिजिक्स शुरू हो ही नहीं है, तो फॉर्मूले तुम्हें कुछ पता ही नहीं है, वो बताता हूं मैं। सी तो स्पीड ऑफ लाइट है, चलो सी तो पता चल गया, सी तो स्पीड है, सी के डायमेंशन तो हमें पता चल रहे हैं कि भाई सी इज स्पीड, स्पीड मतलब लेंथ अपॉन टाइम, सी के डायमेंशंस हमें पता है। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसके बारे में भी हम थोड़ा बहुत जानते हैं। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो होता है वो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में यूज होता है, F इज इक्वल टू GM1m2/r²। तो G के डायमेंशन जो हैं वो हो जाएंगे F_r² अपॉन M1m2, है ना। F जो होता है फोर्स, GM1m2/r², उसी को रीअरेंज करके लिखा है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के डायमेंशन बन रहे हैं, फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, कई बार यूज कर लिया, इनटू आर, आर डिस्टेंस होता है कुछ, तो डिस्टेंस का स्क्वायर माने लेंथ का स्क्वायर, अपॉन M1m2 मासेस है मतलब m²। ये बन रहा है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का भी हम डायमेंशनल फॉर्मूला जानते हैं,
ये बन गया इतना। करना क्या है, वही काम करना है। देखो लेंथ को इन तीन क्वांटिटीज की टर्म्स में लिखना है, उसी की ऑप्शंस है, चार ऑप्शंस दी हुई हैं। लेंथ को इन तीन क्वांटिटीज की टर्म्स में कैसे लिखा जा सकता है, तो पहले तो हम इन तीनों को समझ रहे हैं, भाई ये तीन कौन है। सी इजी था, स्पीड थी कोई। जी फॉर्मूले से आ गया, जी के डायमेंशन फॉर्मूला रेडी है हमारे सामने। अब ये चौथी क्वांटिटी, सॉरी तीसरी क्वांटिटी में कुछ कचरा लिखा हुआ है। अब ये कचरे को समझने के लिए हमें एक फिजिक्स का फॉर्मूला समझना होगा, जिसे बोलते हैं चार्जेस के बीच का फोर्स। जैसे बचपन में तुमने ये पढ़ा है भाई, लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं, अनलाइक अट्रैक्ट करते हैं। कैसे करते हैं वो समझा रहा हूं। थर्ड क्वांटिटी को समझने के लिए फोर्स बिटवीन द चार्जेस जो होता है, दो चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स, वो होता है फोर्स इज इक्वल टू 1/4πε0। यही वाला एप्सिलॉन नॉट जिसे परमिटिविटी लिखा है मैंने, यही 4πε0 इनटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये फॉर्मूला काफी हद तक ग्रेविटेशन वाले फॉर्मूले से मेल खाता है। ग्रेविटेशन के अंदर दो मासेस के बीच में फोर्स होता है, कोई G इंटू M1 M2 बाय R स्क्वायर। चार्जेस के बीच में फोर्स होता है, ये कुछ कांस्टेंट इनटू Q1 Q2 चार्जेस है अपॉन R स्क्वायर। R स्क्वायर इज द डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस, वेयर Q1 एंड Q2 आर चार्जेस। तो ये फॉर्मूला हो सकता है कुछ बच्चों को पता हो पहले से, बट मैं एक्सपेक्ट नहीं करता किसी को पता हो, इसलिए यहां पे दे रहा हूं। ये 12th क्लास की फिजिक्स में आएगा ये फॉर्मूला, 12th क्लास की स्टार्टिंग में एकदम। तो अब ये फॉर्मूला तुम्हें दे दिया गया, अब हेंस हम इस क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं। हाँ, अब क्या करें भाई, सी को पहचान चुके थे, जी को पहचान चुके थे, हमें ये क्वांटिटी पहचाननी है। ये क्वांटिटी कौन है, तो ये ई को बोला जा रहा है ई इज सम चार्ज। ई का स्क्वायर माने चार्ज का स्क्वायर। ध्यान से देखो बच्चों, इस फॉर्मूले से हेंस मैं लिख सकता हूं कि ये जो क्वांटिटी लिखी हुई है ई स्क्वायर अपॉन 4πε0 करके, ये बेसिकली चार्ज का स्क्वायर, यहां पे भी देखो चार्ज का स्क्वायर है, दो चार्जेस बैठे, दो चार्जेस अपॉन 4πε0, दो चार्ज अपॉन 4πε0 डायमेंशनली फोर्स इंटू आर स्क्वायर के बराबर होगा। डायमेंशनली, केवल डायमेंशनली बोल रहा हूं, एग्जैक्टली नहीं बोल रहा। दो चार्ज की मल्टीप्लीकेशन अपॉन 4πε0, यही चीज वहां भी लिखी हुई है। थर्ड क्वांटिटी, ये क्वांटिटी फोर्स इंटू आर स्क्वायर का प्रोडक्ट है, फोर्स और आर स्क्वायर का प्रोडक्ट है। हेंस डायमेंशनल फॉर्मूला रेडी हो गया। फोर्स इज मास इंटू एक्सेलरेशन ml (T⁻²). r इज सम डिस्टेंस, डिस्टेंस माने l स्क्वायर, r स्क्वायर इज l स्क्वायर। मतलब ये जो तीसरी क्वांटिटी है जिसे मैं कचरा बोल रहा था स्टार्टिंग में, इस कचरे के डायमेंशंस रेडी। ये बन रहा है ml³ T⁻²। आराम से यहां मैं थम रहा हूं, ग्रैस्प करो, क्योंकि ये तीन छोटे छोटे सवाल हमने एक क्वेश्चन के अंदर किए हैं। ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड। जब तक हम ये नहीं करेंगे हम क्वेश्चन को प्रोसीड नहीं कर सकते आगे। जो तीन चीजें लिखी हुई थी, जिन तीनों की टर्म्स में हमें लेंथ को एक्सप्लेन करना था, उन तीनों को पहले हमने डायमेंशनली समझा। ठीक, कभी कभार होता है नीट में इतना लेंथी क्वेश्चन आया, कभी कभार ही होता है, बट आया हुआ यार, तो क्या कुछ कर नहीं सकते। मतलब 45-50 सवाल आते हैं अब आज के टाइम में नीट एग्जाम में। 50 क्वेश्चंस, 1 घंटे का टाइम है, 50 क्वेश्चंस हैं, तो मैक्सिमम क्वेश्चंस तो यार 1 मिनट के अंदर हो जाते हैं। मतलब तुम ये बोल दो 50 में से 40 क्वेश्चंस तो पक्का छोटे छोटे होते हैं कि जरा सी कुछ कैलकुलेशन करनी होगी, टिक मारना है, आगे बढ़ना है। लेकिन कुछ क्वेश्चंस 5-10 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो काफी लेंथी जाते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये। तो वही है, जब हम एग्जाम देते हैं, प्रैक्टिस करते हैं कोचिंग के अंदर एग्जाम्स की, तो हमारी एक तरीका डेवलप होता है एग्जाम में अपीयर कैसे होना है, एग्जाम को अटेम्प्ट कैसे करना है। बच्चा जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करता है उसको आइडिया लग जाता है कि ये क्वेश्चन लंबा जाने वाला है। और जब क्वेश्चन लंबा जाने वाला होता है तो एग्जाम में जब हम बैठे होते हैं उसको छोड़ना होता है, चाहे वो तुम्हारे फेवरेट चैप्टर का हो, चाहे तुम्हें आता हो, छोड़ दो यार उसे, क्योंकि वो लंबा जाएगा, वो तुम्हारे 3-4 मिनट खा जाएगा।
3-4 मिनट खा जाएगा एक सवाल, और 3-4 मिनट में केमिस्ट्री के 4 सवाल हो जाएंगे। तो मकसद हमारा एग्जाम में होता है नंबर बटोरना, ये नहीं होता कि अपने फेवरेट चैप्टर के सारे क्वेश्चंस करके आने, ये मकसद नहीं है हमारा। मकसद एग्जाम में होता है मार्क्स लेके आना। तो भाई जब अगर तुम्हें लग रहा है कोई क्वेश्चन लंबा जा रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला, तो इसे छोड़ना होता है, छोड़ दो इस क्वेश्चन को, आगे आगे बढ़ो। टाइम बच गया एंड में तो अटेम्प्ट करना, वरना नहीं करना। ठीक है, नीट एग्जाम के लिए बोल रहा हूँ। जेई मेन में ऐसी कोई समस्या नहीं होती। जेई मेन में 25 सवाल आते हैं, जेई एडवांस में और भी कम सवाल आते हैं। जितना मुश्किल पेपर उतना कम क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन को करने के लिए सफिशिएंट टाइम होता है, तो अटेम्प्ट करना ही पड़ता है फिर उस केस में। अगर तुम्हें आता है तो अटेम्प्ट करो, नहीं आता तो छोड़ो। ठीक है, लेकिन नीट वाले बच्चों को कभी कभी आती हुई चीजें भी छोड़नी पड़ती हैं एग्जाम में, बिकॉज लेंदी जा रही हैं। ठीक है, तो अब ये 3 क्वांटिटीज अपने सामने रेडी। यहां कोई डाउट है किसी को? यहां तक बोलो। जो 3 क्वांटिटी, अब इन तीनों की टर्म्स में हमें लेंथ को एक्सप्लेन करना था। चलो करते हैं, अगले पेज पे आए। इसी आखिरी क्वेश्चन है, इसके बाद नया टॉपिक स्टार्ट होगा। ठीक है, मान लेते हैं भाई ये इन तीनों की टर्म्स में लेंथ एक्सप्लेन करनी है, तो लेट वही अपना लेट लेंथ इज इक्वल टू, लेंथ के डायमेंशन इज इक्वल टू, ये पहली क्वांटिटी सी की पावर कुछ x मान लेते हैं, g की पावर y मान लेते हैं, और ये तीसरा जो कचरा है, कचरे की पावर z मान लेते हैं। ये कचरा है e²/4πε0, इसकी पावर z। डायमेंशनली मैंने ये लेट कर लिया। मुझे एक्स वाई जेड खोजने हैं, जैसे ही एक्स वाई जेड मिल जाएंगे क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। तो अगेन लेफ्ट साइड के डायमेंशन है, अकेली लेंथ है, मतलब मास की पावर 0, लेंथ की पावर 1, टाइम की पावर 0 है, क्योंकि अकेली लेंथ है। राइट साइड में इन तीनों को हम डेप्थ में पहचान चुके, इक्वेशन 1 2 3 से उठा के पुट करना है बस। सी कौन है? सी है LT-1, L इंटू टी की पावर -1, L इंटू टी की पावर -1 की पावर x। G कौन है? G है ये m की पावर -1 3 -2, m की पावर -1 L की पावर 3 टाइम की पावर -2 की पावर y। ये G की पावर y लिख दिया। और ये तीसरा है कचरे की पावर z, और ये कचरा है ये इक्वेशन 3 में mL³ t की पावर -2, mL³ t की पावर -2 होल की पावर z। अब यहां x y z सॉल्व करने हैं, पहले इकट्ठा कर दो इनको। राइट हैंड साइड में जहां जहां m दिख रहा है वो देखो, m की पावर -1 y, मतलब -y दिख गया। m की पावर z दिख रहा है, मतलब +z हो गया। l की पावर x है, l की पावर 3y है, लिखते जाते हैं। आवाज कट रही है भाई, जो भी बच्चा बोलना चाह रहा है, आवाज कट रही है। माइक एक बार सेट कर अपना। L की पावर देखें तो L की पावर x यहां है, L की पावर 3y यहां है, L की पावर 3z यहां है, 3z और है। और टाइम की पावर -1x यहां है, मतलब -x। टाइम की पावर -2y यहां है, टाइम की पावर -2z यहां है। मतलब गंदी कैलकुलेशन तुम देख रहे हो, नीट के पेपर में इतनी गंदी कैलकुलेशंस जनरली जेई के पेपर में होती है ऐसी कैलकुलेशंस, कभी कभार नीट में भी हो जाती हैं। तो हेंस फाइनली हम उसी स्टेप तक पहुंचे जिन स्टेप्स तक हम पिछले क्वेश्चंस में काफी आसानी से पहुंच पा रहे थे। तो अब वही पावर कंपैरिजन, ये एक इक्वेशन नहीं, ये 3 के बराबर है। मास की पावर्स इक्वेट करें तो -y + z इज इक्वल टू 0। लेंथ की पावर्स कंपेयर करें तो लेंथ की पावर यहां 1 है, यहां है x + 3y + 3z, वहां पे 1 है, इज इक्वल टू 1। ये दूसरी इक्वेशन। और तीसरी इक्वेशन टाइम की पावर देखें तो यहां है -x -2y -2z, उधर है 0। ये 3 इक्वेशन, जिसमें तीनों में सीधा आंसर भी कोई इक्वेशन नहीं दे रही। 3 इक्वेशंस हैं, 3 वेरिएबल्स हैं, x y z
तीन वेरिएबल्स और तीन ही इक्वेशंस, जितने वेरिएबल्स हैं उतनी ही इक्वेशंस होनी चाहिए, तभी सॉल्व हो सकती हैं चीजें। हाँ, अब क्या करें? एक्स वाई जेड हमें किसी भी कीमत पे चाहिए ताकि हमारा आंसर आए। कौन सी? हाँ, y इक्वल टू जेड आ गया। चलो एक वेरिएबल तो एलिमिनेट हुआ, y इज इक्वल टू जेड आ गया। सर उससे x की वैल्यू बन आ जाएगी। y और कैसे? नहीं सर, नहीं आ रही, ये कट नहीं रहे ना, y इक्वल टू जेड है। चलो y इक्वल टू जेड हो गया तो हेंस यहाँ पे भी y इज इक्वल टू जेड डाल देते हैं। x plus 6y is equals to 1। ये z की जगह y डाल दिया। चलो x plus 6y इज इक्वल टू 1 हो गया। z को y पुट कर दिया मैंने, ये उठा के यहाँ डाल दिया। ठीक है, और इसको उठा x is equals to minus 4y। माइनस एक्स माइनस 2y माइनस 2y मतलब माइनस 4y इज इक्वल टू 0, मतलब ये हो गया x इक्वल टू माइनस 4y। ठीक है, x इक्वल टू माइनस 4y आ गया, और यहाँ x प्लस 6y 1 है। इस माइनस 4y को उठा के, मतलब ये खेल खेलना है बस इक्वेशनों में, इसको उठा के यहाँ डाल देते हैं, तो हेंस यहां से y सॉल्व हो जाए। मतलब एक एक हमारा दिमाग कैसे चल रहा है, हमारा दिमाग ऐसे चल रहा है कि हम वेरिएबल्स एक एक करके हटाए जा रहे हैं। जैसे सबसे पहले मैंने y को z की टर्म्स में लिखा या z को y की टर्म्स में लिखा, जहां जहां मुझे z दिखा मैंने उसको y पुट कर दिया सबसे पहले, ताकि z दिखना बंद हो जाए, एलिमिनेट हो जाए। इसको बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड, जो 9th 10th में सिखाया जाता है, 9th 8th 9th में सिखाया जाता है। दो इक्वेशनों को सॉल्व करना, यहां तीन को सॉल्व किया जा रहा है बस। तो सबसे पहले z को हमेशा के लिए हटा दिया, ये वाली अब दो इक्वेशन और दो वेरिएबल दिख रहे हैं x और y में। फिर अब मैं y को या x को हटा रहा हूं, यहां से मैंने x सॉल्व किया, इस x की वैल्यू को उठा के पिछली इक्वेशन में डाला, जिससे हेंस अब x दिखना बंद हो जाएगा। x को डाल दिया माइनस 4y प्लस 6y इज इक्वल टू 1, जिससे अपना y सॉल्व हुआ। कितना बन रहा है? 2y इज इक्वल टू 1। यहां से अपना y आ गया, एग्जैक्ट आ गया, y इज इक्वल टू हाफ। चलो सर जब y 1/2 आया तो z भी 1/2 आ जाए। बिल्कुल, y हाफ आ गया तो z भी हाफ आ गया। पहली इक्वेशन में z इक्वल टू y था, दो वेरिएबल सॉल्व हो चुके हैं, और ये आ गया तो x भी आ गया। इसमें यस सर -2 माइनस 4 इंटू हाफ, x आ गया माइनस 4y से, माइनस 4 इंटू हाफ दैट इज -2। तो इतनी मेहनत करने के बाद फाइनली हमारे x y z सॉल्व हुए हैं, हेंस आंसर क्या बन रहा है? ये जो लेंथ नाम की चीज है, इसके डायमेंशंस ये है c की पावर x, x कितना है? -2, मतलब c की पावर -2 है। ग्रेविटेशन कांस्टेंट की पावर y है, y कितना है? हाफ आया। ग्रेविटेशन कांस्टेंट की पावर हाफ है, और ये कचरे की पावर z है, z भी हाफ है, कचरे की पावर हाफ। कचरे की पावर हाफ। तो ये अपना फाइनली आंसर है। कौन सी ऑप्शन मैच कर रही है वो देखना है। c की पावर -2, c की पावर -2 का मतलब डिनोमिनेटर में c स्क्वायर, यहां पे तो न्यूमरेटर में c स्क्वायर है, गलत हो गया। यहां डिनोमिनेटर में c स्क्वायर है, यहां b और d में c स्क्वायर है, ये c भी गलत हो गया। ऑप्शन डी। यार क्यों नहीं हो रहा है? बी और डी में से अब कौन सा बनेगा और देख लेते हैं। जी की पावर हाफ है हमारे आंसर में, जी की पावर हाफ, यहाँ पे जी डिनोमिनेटर में बैठा है हाफ पावर के अंदर, ये गलत हो गया, डी आंसर है, जी की पावर हाफ। और ये कचरे की पावर हाफ भी दिख रहा है यहाँ पे, e²/4πε0 की भी पावर हाफ दिख रहा है। डी ऑप्शन इज करेक्ट, सावधानी से देख लो। अच्छा क्वेश्चन है, जेई लेवल क्वेश्चन है, कैलकुलेशन ज्यादा है बट नीट में आया हुआ है। ये चैप्टर ऐसा है यार, इस चैप्टर में बेसिकली जेई और नीट का कोई लेवल नहीं है, सभी लोग सभी तरह के सवाल पूछ लेते हैं, चाहे मेडिकल में हो चाहे नॉन मेडिकल हो, तभी इसमें कंबाइंड क्लासेस चल रही हैं तुम लोगों की। जेई में भी वही लेवल है, नीट में भी वही लेवल है, स्कूल का भी वही लेवल है। अब स्कूल बस बहुत लेंथी कैलकुलेशन नहीं पूछता, क्योंकि इतना तुम्हें दिख गया है, और ये कोविड के बाद से तो ज्यादा हो गया है। सरकार जो है पास करने पे तुली हुई है, तुम चाहे ना पढ़ो तुम्हें पास कर दिया जाएगा, और फिर उसके बाद कौन से कॉलेज में जाना है, कहाँ नौकरी लेनी है, ये तुम्हारी अपनी सरदर्दी होगी। ठीक है, बोर्ड के नंबर
जीवन में किसी काम में नहीं आएंगे, बस एक बर्थ सर्टिफिकेट की तरह तुम दिखाते रहोगे कि भाई हाँ भाई इस तारीख को पैदा हुए थे। आवाज कट रही है भाई। सर क्वेश्चन साफ नहीं दिख रहा है सर। क्या बोल रहे हैं? सर क्वेश्चन साफ नहीं दिख रहा है। क्या नहीं? आवाज सर क्वेश्चन क्लियर नहीं आ रहा है सर। क्या बाकी बच्चों को भी कोई दिक्कत है? स्क्रीन आ रही है, देख जो तुम्हें दिख रहा है वो मुझे भी दिख रहा है सामने अपने स्क्रीन पे कि तुम्हें क्या दिख रहा है। पूरा दिख रहा है यार, लेफ्ट से राइट तक सारा कुछ क्लियर है मेरे हिसाब से। या तो छोटी स्क्रीन पे देख रहा होगा, मोबाइल में देख रहे होगे, दिक्कत होगी भाई। सर मोबाइल में देख रहे हैं। मोबाइल में मत देखो ना यार, बड़ी स्क्रीन पे देखो भाई। मोबाइल में देखने में भी बहुत छोटा छोटा दिखेगा, जितना हाँ छोटा। सर दिख नहीं रहा है सर। इसीलिए क्लासरूम में आओ, या तो या लैपटॉप या आईपैड वगैरह कुछ लो, बड़ी स्क्रीन तो होनी चाहिए, उसके बिना दिखेगा ही नहीं भाई। तो एक्सक्यूज मी सर, हाँ हाँ बोल बोल। ये क्वेश्चन जे मेंस लेवल का है कि एडवांस? सबका एक ही लेवल है, वही मैं कह रहा हूँ भाई। अब नीट में पूछ लिया, सोच मेडिकल में आया, मेडिकल में जनरली आसान सवाल आते हैं, फिर भी इतना लंबा सवाल आया हुआ। तो इस चैप्टर के अंदर जेई का लेवल, एडवांस का लेवल, नीट का लेवल, स्कूल का लेवल, सब लेवल बराबर है इस चैप्टर के अंदर, कोई डिफरेंस नहीं है। थैंक यू। कोई भी एग्जाम में किसी भी तरह का लेवल का पूछा जा सकता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पे आ रहे हैं अब हम। नेक्स्ट सेकंड सब चैप्टर बोल सकते हो। अभी तक हमने इस चैप्टर में यूनिट्स एंड डायमेंशंस की बातें की हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को लेके। अब हम बात कर रहे हैं मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स की। कुछ कुछ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स मतलब ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स जिनसे मेजर किया जा रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल लेंथ को मेजर करने के लिए बचपन से तुम ज्योमेट्री बॉक्स में स्केल रखते हो। स्केल एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। स्केल मेजर्स लेंथ। लेंथ एक फिजिकल क्वांटिटी है, स्केल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है। थर्मोमीटर टेम्परेचर को मेजर करता है। ठीक है। अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज को नापने के लिए अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स यूज किए जाते हैं। एक एम मीटर नाम की वो होता है इंस्ट्रूमेंट। ये किसे मेजर करता है? करंट। 10th क्लास में आया था। एम मीटर करंट को मेजर करता है। ऐसे बहुत सारी क्वांटिटी अलग अलग तरह के इंस्ट्रूमेंट से मेजर होती हैं। जैसे गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी में स्पीड मेजर करने के लिए स्पीडोमीटर लगा होता है, उसको भी लिख सकते हो। स्पीडोमीटर मेजर स्पीड। तो ये सब क्या है? ये मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं। स्पीडोमीटर मेजर्स स्पीड, क्लॉक मेजर्स टाइम। तो ये सब चीजें क्या है? दीज थिंग्स आर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। स्केल, थर्मामीटर, एमीटर, स्पीडोमीटर, क्लॉक, ये सब मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं। अच्छा, लीस्ट काउंट क्या है? व्हाट इज दिस लीस्ट काउंट? लीस्ट काउंट ये होता है लोएस्ट वैल्यू। हाँ, कि कोई भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट मिनिमम कितना नाप सकता है। मिनिमम, जैसे स्केल सबने देखा है, ज्योमेट्री बॉक्स से तुम स्केल से लेंथ नापते हो, तो स्केल को अगर कभी ध्यान से देखा हो, उसमें छोटे 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 डिविजन्स बनी होती है। उन डिविजन्स के बीच में जो मिनिमम गैप होता है दैट इज 1 मिलीमीटर, जो प्रैक्टिकली हम स्केल यूज करते हैं ज्योमेट्री बॉक्स में। तो लीस्ट काउंट क्या है? कोई भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट मिनिमम कितना नाप सकता है, दैट इज कॉल्ड एज लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट is defined as minimum measurement which an instrument can take, या which an instrument, measuring instrument, can read। एक इंस्ट्रूमेंट की मिनिमम कितनी रीडिंग आ सकती है, दैट इज कॉल्ड एज लीस्ट काउंट। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल जो ज्योमेट्री बॉक्स स्केल है, स्केल का लीस्ट काउंट होता है, LC लिख रहा हूं, दैट इज 1 mm। 1 मिलीमीटर से कम नहीं नाप सकता स्केल। अगर कोई बच्चा ऐसे नापना चाह रहा है कि भाई किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ 1.7 मिलीमीटर है, तो स्केल से नहीं नापी जा सकती। स्केल या तो 1 मिलीमीटर नापेगा या 2 मिलीमीटर नापेगा, 1.7 मिलीमीटर नहीं नापा जा सकता।
ठीक है, अब 1.7 ही अगर किसी को नापना है तो और जुगाड़ आते हैं मार्केट में, और इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं लेंथ मेजर करने के, जो तुम प्रैक्टिकल में देखोगे अपने स्कूल में। एक होता है वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर, इसका लीस्ट काउंट होता है, ये भी लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। इसका लीस्ट काउंट होता है 1/10 mm, मतलब 0.1 mm। अगर किसी को मिलीमीटर में भी डेसिमल्स में नापना है 1.7 मिलीमीटर, तो लीस्ट ये वर्नियर कैलिपर का इंस्ट्रूमेंट यूज करना पड़ेगा उसे। और अगर किसी को मान लो और गहराई में नापना है तो एक और इंस्ट्रूमेंट होता है स्क्रू गेज करके। कि ये इंस्ट्रूमेंट कैसे काम करते हैं ये तुम अपनी लेबोरेटरी में देखोगे, या गूगल पे वीडियोस भी देख सकते हो अगर लैब में नहीं जा रहे हो या नहीं जाने का मन, या स्कूल में है ही नहीं लैब, यूट्यूब पे वीडियो भी देख सकते हो। बट तुम्हें ये पहले देखना होगा, उसके बाद हम इसको एंड में पढ़ते हैं, सिलेबस के एंड में, कि भाई वर्नियर कैलिपर स्क्रू गेज कैसे काम करते हैं। इस पे भी क्वेश्चंस आते हैं, इनकी वर्किंग पे भी सवाल आते हैं, जिसको हम 12th क्लास के एंड में पढ़ेंगे आराम से, मेजरिंग एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स में। तब तक हर बच्चा एक बार इनको देख चुका होता है कि ये कैसे दिखते हैं। स्क्रू गेज क्या है? स्क्रू गेज ऐसा कुछ जुगाड़ है, लेंथ नापने का जुगाड़ है या मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, जो मिलीमीटर में 2 डेसिमल तक नाप सकता है, मतलब जिसका लीस्ट काउंट 0.01 mm है। सेंटीमीटर में बात करें तो 3 डेसिमल तक आंसर दे सकता है ये। जैसे किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ 2.367 सेंटीमीटर है और नापनी है तो स्क्रू गेज से नापेंगे। ठीक है, बाकी थर्मोमीटर, भाई अब जो घरों में हम थर्मोमीटर यूज करते हैं वो, उसमें अगर तुमने वही डिविजन्स अगर देखेंगे, इस तरह की जो डिविजन्स बनी होती हैं, ऐसे 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 डिग्री सेल्सियस में लिखी होती हैं, इस तरह का स्केल सा बना होता है, तो हर 2 डिविजन्स के बीच में जो गैप होता है दैट इज 0.1 डिग्री सेल्सियस, जो घरों में यूज होने वाला थर्मामीटर है। बाकी अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स का अलग अलग लीस्ट काउंट होता है भाई, ऐसे कोई जनरलाइज कर नहीं सकते। ठीक है, बाकी भाई अब तुम बोलोगे कि नहीं जी हमारे घर में एक ऐसा थर्मामीटर है जो डिजिटल है, जिसमें डेसिमल के बाद वो 2 डेसिमल तक डिग्री सेल्सियस में दिखाता है। हो सकता है, मिलते हैं मार्केट में। ठीक है भाई, ठीक है, तो जो भी इंस्ट्रूमेंट होगा उसका अपने को लीस्ट काउंट कुछ ना कुछ क्वेश्चन में दिया जाएगा। बाकी हाँ, इन तीनों का तो नाम याद रखना ही है, ये स्केल, वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज, इन तीनों के बारे में तो याद ही रखना है, रिमेंबर लिख लो। इनके लीस्ट काउंट तो स्टैंडर्ड है, पूरी दुनिया में हर जगह स्टैंडर्ड है, स्केल, वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज के। ठीक है, समझ गए ना क्या है लीस्ट काउंट? मतलब ऐसे ऐसे बोल दो, सिंपल भाषा में ऐसे बोल दो, जो 2 ये डिविजन्स बनी हुई है, छोटे छोटे डंडे बने हुए हैं, इनके बीच के गैप को बोल रहे हैं लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट के मल्टीपल्स में ही कोई इंस्ट्रूमेंट नाप सकता है। जैसे एक घड़ी है, मान लो वो पुराने जमाने वाली घड़ी, टिक 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 टिक, उसका लीस्ट काउंट कितना होगा? वॉल क्लॉक की बात कर रहा हूं, वॉल क्लॉक, जिसमें एक हैंड आवर होता है। 1 सेकेंड, 1 सेकेंड से कम वो नाप ही नहीं सकती। 1 सेकेंड, फिर 1 सेकेंड, जब 60 सेकेंड हो जाते हैं तो 1 मिनट हो जाता है। तो जो वॉल क्लॉक है, स्टैंडर्ड एनालॉग वॉल क्लॉक, उसका लीस्ट काउंट जो होगा 1 सेकेंड होगा। बाकी अगर तुम अपनी स्टॉप वॉच यूज कर रहे हो मोबाइल में, या फिर डिजिटल क्लॉक्स, डिजिटल वॉचेस में, हैंड वॉचेस में, तो उसमें स्टॉप वॉच के अंदर 1 से लेकर 100 तक की गिनती होती है, 0 से 99 तक की गिनती होती है, तो 1 सेकेंड बीतता है। तो ऐसी स्टॉप वॉच है तो हम क्या बोलेंगे उसका? 1 millisecond. 1 मिली सेकेंड नहीं, 1/100 सेकेंड, 1/100। 1 मिली सेकेंड जो होता है 1/1000 होता है। अगर 0 से लेकर 999 तक की काउंटिंग होने पे 1 सेकेंड बीते तो उसको बोलेंगे कि भाई हाँ 1 मिली सेकेंड की गिनती कर रही है ये वॉच क्लॉक, ये स्टॉप वॉच। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया कितना मिनिमम मेजरमेंट एक इंस्ट्रूमेंट नाप सकता है, दैट इज कॉल्ड एज लीस्ट काउंट। थ्योरी की ही बात थी, याद रखने वाली बात है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये 2 अंग्रेजी के शब्द, एक्यूरेसी और प्रिसीजन, इनकी क्या मतलब क्या है? एक्यूरेसी का क्या मतलब है और प्रिसीजन का क्या मतलब है? इंग्लिश डिस्कस कर रहे हैं हम, इन वर्ड्स के मीनिंग्स क्या हैं। तो यार चलो पहले एक बार बेसिक बात करते हैं। जैसे मान लो ये पेन है मेरे हाथ में, ये इस मैं ये चाहता हूं कि इस पेन की एग्जैक्ट लेंथ मैं नाप सकूं किसी तरह। इस पेन की एग्जैक्ट लेंथ मुझे नापनी है कि कितना सेंटीमीटर लंबा है या कितने मिलीमीटर लंबा है।
तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मान लो स्केल उठाया मैंने ज्योमेट्री बॉक्स में से, स्केल से इसकी लेंथ नापी, मान लो उसकी लेंथ आ गई 10.1 सेंटीमीटर, लेट्स से फॉर एग्जांपल। इस पेन की लेंथ मैंने स्केल से नापी 10.1 सेंटीमीटर। अब कोई बच्चा बोलेगा कि सर आप ये दूसरा इंस्ट्रूमेंट उठा लो, ये दूसरा इंस्ट्रूमेंट, ये वर्नियर कैलिपर जो लिखा है पता नहीं कैसे काम करता है, बट जैसे भी करता है इसका लीस्ट काउंट और कम है, 0.1 mm है। तो अगर मैं चलो वर्नियर कैलिपर उठा के लाया, वर्नियर कैलिपर से मैंने इस पेन की लेंथ नापी और वो आ गई मान लो 10.12 सेंटीमीटर। तो अब क्या 10.1 जो मैंने स्केल से नापी थी क्या वो गलत हो गई? यार स्केल तो बेचारा क्या करे, स्केल मजबूर है, स्केल 1 मिलीमीटर से छोटी रीडिंग नाप ही नहीं सकता, सेंटीमीटर के अंदर वो 1 डेसिमल तक ही आंसर देगा। वर्नियर कैलिपर जो होगा वो 0.1 मिलीमीटर के मल्टीपल्स में आंसर देगा, 10.12 सेंटीमीटर करके उसने आंसर दिया। फिर मैं और ज्यादा इच्छा हुई मेरी कि भाई इसकी और अच्छे से लेंथ नापनी है इसी पेन की, तो मैं स्क्रू गेज उठा लाया, स्क्रू गेज से इसकी लेंथ नापी, वो आ गई मान लो 10.123 या 124 सेंटीमीटर। तो यार अब सवाल ये उठता है इस पेन की एग्जैक्ट लेंथ है कितनी? अब तुम बोलोगे कि सर कोई ऐसा तगड़ा इंस्ट्रूमेंट लेके आओ जो इसकी इनफाइनाइट डेसिमल प्लेसेस तक हमें आंसर दे दे कि भाई 10 के बाद, पॉइंट के बाद 124 सेंटीमीटर तक तो स्क्रू गेज ने नाप दिया। अब कोई और अच्छा इंस्ट्रूमेंट लेके आएंगे मार्केट से जिसका लीस्ट काउंट और कम है, तो हो सकता है वो 10-12 डेसिमल प्लेसेस तक हमें आंसर दे दे। तो भाई सवाल ये उठता है क्या किसी चीज की एग्जैक्ट मेजरमेंट की जा सकती है? इस पेन की एग्जैक्ट लेंथ नापना चाह रहा हूं बस मैं, इतनी सी बात है। तो आंसर है इट कैन नॉट बी मेजर्ड। इस पेन की एग्जैक्ट लेंथ नापी नहीं जा सकती, चाहे कितना ही अच्छा जुगाड़ कर लो, क्योंकि ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं बना और ना ही कभी बन सकता जो इस पेन की लेंथ को इनफाइनाइट डेसिमल प्लेसेस तक मुझे बता दे कि 10.12478932 कितना होगा, चलता ही जाएगी ये तो, क्योंकि भाई आखिरी में एक इलेक्ट्रॉन भी नहीं छूटना चाहिए, मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट लेंथ चाहिए। तो एग्जैक्ट मेजरमेंट्स की ही नहीं जा सकती, पहला फंडा। नो मेजरमेंट या नो फिजिकल क्वांटिटी, कंसेप्ट लिखो पहले, फिर हम इन दोनों शब्दों का मतलब समझेंगे। फर्स्ट पॉइंट, नो फिजिकल क्वांटिटी कैन बी मेजर्ड एग्जैक्टली। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एग्जैक्टली मेजर नहीं किया जाता। एग्जैक्टली शब्द का मतलब यह है कि अप टू इनफाइनाइट डेसिमल प्लेसेस। इनफाइनाइट डेसिमल प्लेसेस तक नापने वाला कोई इंस्ट्रूमेंट ना बना है और ना ही बन सकता। चाहे लेंथ नापनी हो, चाहे मास नापना हो, चाहे टेम्परेचर नापना हो, चाहे करंट नापना हो, कुछ भी नापना हो, इनफाइनाइट डेसिमल प्लेसेस तक नापने वाला कोई इंस्ट्रूमेंट बनाया ही नहीं जा सकता। यार इन्फिनिटी का कोई मीनिंग ही नहीं है, इन्फिनिटी तक इंसान कभी सोच भी नहीं सकता व्हाट इज इन्फिनिटी। ठीक है, बस इंसान भाग रहा है, इंसान रुपए कमाने की सोचता है, ठीक है भाई और पैसे कमाए, तो उसमें भी इन्फिनिटी इज द लिमिट, स्काई इज द लिमिट, यही बोलते हैं। हर किसी के पास हो ही नहीं सकता, वो कुछ कितना ही कर लो, इनफाइनाइट को हम पहचान ही नहीं सकते। चाहे तुम्हारे बैंक अकाउंट में चाहे मान लो 100 करोड़ रुपए भी आ जाए तो भी तुम्हें लगेगा 1000 करोड़ क्यों नहीं हो गए भाई। तो 1000 करोड़ भी आ जाएंगे तब तुम्हें लगेगा और ज्यादा होने चाहिए। मंत्री लोग तो यार लाखों करोड़ों में खेल रहे हैं, तो कोई अंत नहीं है। ऐसे ही किसी भी मेजरमेंट का भी कोई अंत नहीं है, बन ही नहीं सकती चीजें। अच्छा, तो अब क्योंकि ये एग्जैक्टली मेजर नहीं हो सकती, हेंस इसका मतलब क्या हुआ? इस स्टेटमेंट का मतलब ये हुआ कि हर मेजरमेंट में कुछ ना कुछ एरर है, कुछ ना कुछ गलती है, क्योंकि एग्जैक्टली मेजर हो नहीं पा रही। तो अब किस रीडिंग के अंदर या किस मेजरमेंट के अंदर जितनी ज्यादा गलती होगी, जितना ज्यादा एरर होगा, उतनी कम हो जाएगी उसकी एक्यूरेसी। ठीक है, अब यार अब सवाल ये उठता है कि भाई हम नापेंगे कैसे? जैसे मान लो इस पेन की लेंथ मैंने नाप ली, स्केल से रीडिंग ली, 10.1 सेंटीमीटर आ गई। अब मुझे पता लगाना है 10.1 सेंटीमीटर कितना गलत आंसर है या कितना ज्यादा एक्यूरेट आंसर है। तो उसके लिए तो मुझे एक्चुअल वैल्यू पता होनी चाहिए। व्हाट इज एक्चुअल वैल्यू ऑफ लेंथ ऑफ दिस पेन? तो अगर एक्चुअल वैल्यू अगर हमें दे दी जाए, एक्चुअल वैल्यू कैसे निकालते हैं वो मैं बताऊंगा अभी।
या किस चीज को हम अज्यूम करते हैं एक्चुअल वैल्यू, वो अभी हम सीखेंगे उस चीज को। बट अगर हमें एक्चुअल वैल्यू मिल जाए, इस पेन की लेंथ की एक्चुअल वैल्यू अगर हमें दे दी गई, मान लो इस पेन की लेंथ की एक्चुअल वैल्यू 10.2 सेंटीमीटर है, और फिर हमने स्केल से नापा, स्केल ने हमें आंसर दिया 10.1 सेंटीमीटर, तो हम बोलेंगे भाई 0.1 सेंटीमीटर की गड़बड़ है। 10.2 इसकी एक्चुअल वैल्यू है, 10.1 हमें स्केल नाप के बता रहा है, तो 0.1 की गड़बड़ है। जितनी ज्यादा गड़बड़ उतनी कम एक्यूरेसी, दैट इज द मीनिंग ऑफ एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का मतलब क्या है, ऐसे बस सिंपल बस फील करने वाली चीज है। एक्यूरेसी इज मोर व्हेन रीडिंग ऑफ अ मेजरमेंट, चाहे किसी भी चीज की मेजरमेंट करें, इज क्लोज टू एक्चुअल वैल्यू। अभी एक्चुअल वैल्यू क्या है ये समझना मुश्किल है, क्योंकि फर्स्ट स्टेटमेंट के अंदर ये लिख दिया गया भाई एक्चुअल वैल्यू नाम की कोई चीज ही नहीं होती, फिर भी हम कुछ मान लेते हैं एक्चुअल वैल्यू, उसके बाद हम एक्यूरेसी की बात करते हैं। ठीक है, जैसे इसका एग्जांपल मैं लेना चाहूंगा यहाँ पे। फॉर एग्जांपल मान लो एक्चुअल वैल्यू ऑफ लेंथ ऑफ अ पेन इज 10.2 सेंटीमीटर। जो एग्जांपल मैं अब तक ले रहा था वही ले रहा हूं। मान लेते हैं कि अगर एक्चुअल वैल्यू ऑफ लेंथ ऑफ अ पेन इज 10.2 सेंटीमीटर, किसी भी तरह से हमें यह बात पता है, उसके बाद उस पेन की लेंथ को नापने के लिए मैंने वो पेन 3 बच्चों को दिया। 3 बच्चों ने अलग अलग इंस्ट्रूमेंट से रीडिंग ली। रीडिंग्स आ रही हैं, मान लो 3 रीडिंग्स दे रहा हूं कि इस पेन की लेंथ नापी गई 3 अलग अलग बच्चों के द्वारा, और पहले बच्चे ने इस पेन की लेंथ नापी L1 इज इक्वल टू 10.2 सेंटीमीटर। इस रीडिंग को लिया गया मेजर्ड बाय स्केल। ठीक है, एक दूसरे बच्चे ने उसी पेन की लेंथ नापी, सॉरी 10.1 कर लो, चलो एक्चुअल वैल्यू से थोड़ा हटके 10.1 है। दूसरे बच्चे ने इसी पेन की लेंथ नापी, उसने मेजर करी 10.23 सेंटीमीटर। 2 डेसिमल तक वो सेंटीमीटर में मेजर कर रहा है, मतलब वर्नियर कैलिपर से नापी होगी उसने। मिलीमीटर में तुम बोल सकते हो, मिलीमीटर में ये 102.3 मिलीमीटर है, 102.3 मिलीमीटर है, 0.1 मिलीमीटर के मल्टीपल में है। तो इसको मेजर किया वर्नियर कैलिपर नाम के किसी इंस्ट्रूमेंट से। एक बच्चे ने उसी पेन की लेंथ ये नाप के बताई वर्नियर कैलिपर से। एक तीसरा बच्चा और तगड़ा इंस्ट्रूमेंट ले आया, स्क्रू गेज, उसने आंसर बताया 10.187 सेंटीमीटर। 3 डेसिमल तक आंसर बता रहा है, इसका मतलब उसने मेजर किया है स्क्रू गेज से। तुम्हारा चल गया? चला नहीं है। ओए माइक म्यूट यार। सर जब एक्चुअल लेंथ ही 10.2 है तो फिर सेकंड लेंथ 10.23 कैसे हो गई? ये भी अच्छा डाउट है। देख यार, बहुत सारे रीजन हो जाते हैं। जैसे मान ले अब किसी बच्चे ने कोई रीडिंग ले रहा है, स्केल से नाप रहा है, उसके हाथ कांप गए, कुछ गड़बड़ हो गई, ये हो सकता है। या प्रैक्टिकल रीजंस की बात करते हैं, चलो ये तो मैनुअल रीजंस हो गए, भाई इंसान से कुछ नापने में गलती हो गई, इस वजह से एरर आ सकता है। या ऐसा हो सकता है कि भाई सर्दी गर्मी की वजह से, जैसे बचपन में तुमने पढ़ा होगा कि भाई गर्मियों में ना लेंथ बढ़ जाती है, एक्सपेंशन हो जाता है चीजों का, तो और सर्दियों में चीजें छोटी हो जाती हैं, कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है टेम्परेचर की वजह से, प्रेशर की वजह से। तरह तरह के रीजंस हैं जिनकी वजह से चीजें खराब हो जाती हैं। कभी कभारी हमारा ये होता है भाई जो मेजर करने वाला इंस्ट्रूमेंट है वही खराब हो गया, ऐसा भी हो सकता है। पड़ा हुआ 10 साल से पड़ा हुआ था मान लो किसी कोने में, हमने आज उसको उठा के उससे कोई चीज की लेंथ नाप ली, अब वो भी खराब हो चुका है, फिर भी तुम लेंथ नाप रहे हो, इसकी वजह से भी मतलब गड़बड़ होने के कुछ भी रीजन हो सकते हैं। मैनुअल रीजंस भी हो सकते हैं कि भाई बंदे की नजरें कमजोर हैं, इस वजह से वो गलत देख रहा है, ऐसा भी हो सकता है। इंस्ट्रूमेंट खराब है, हजारों कारण हो सकते हैं। तो एक्चुअल लेंथ ये थी, 3 अलग अलग बच्चों ने 3 अलग अलग मौसम में 3 अलग अलग इंस्ट्रूमेंट से लेंथ नापी, कुछ अलग अलग आई भाई, ठीक है, उसी पेन की लेंथ नापी है। तो अब इसमें हमें बात करनी है, कंसेप्चुअल बात ये करनी है कि भाई कौन सी रीडिंग ज्यादा एक्यूरेट है और कौन सी रीडिंग कम एक्यूरेट है।
तो बस देखना क्या है, हमें देखना है क्लोजनेस टू द एक्चुअल वैल्यू। एक्चुअल वैल्यू के जो रीडिंग ज्यादा करीब है वो ज्यादा एक्यूरेट है, दैट इज द मीनिंग। तो भाई इसके अंदर हम बोलेंगे पहली जो रीडिंग है, पहली रीडिंग के अंदर हम बोल सकते हैं इसमें एरर कितना है, एरर मतलब गलती कितनी है इसके अंदर, एक्चुअल वैल्यू से ये 0.1 का 0.1 0.1, ठीक है। एरर का मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं उसमें, प्लस माइनस नहीं लगा रहा, वो भी डिफाइन करूंगा मैं अच्छे से एरर को। ये जो दूसरी रीडिंग है, इस दूसरी रीडिंग के अंदर जो एरर है वो कितना है, -0.3 हाँ 10 और 10.2 के बीच का बस गैप देखना है, डिफरेंस देखना है, बड़े में से छोटे को माइनस कर लो। सेकंड रीडिंग के अंदर जो एरर आ रहा है वो है 0.03 सेंटीमीटर का। और तीसरी जो रीडिंग है ये कितना दूर है एक्चुअल वैल्यू से, इसमें कितनी गलती, तो बड़ा वो है 10.2 बड़ा है 10.187 से, तो 10.200 इमेजिन कर लो, 200 200 में से 187 माइनस 0.13 0.013 ध्यान से 0.013 ध्यान से माइनस करो यार। 10 के बाद वहां पॉइंट के बाद 200 है, यहाँ 10 पॉइंट के बाद 187 है, तो 200 माइनस 187 13 होता है, बट 3 डेसिमल्स है, तो 0.013। तो सबसे करीब कौन है, सबसे करीब कौन है इस केस में, हम बोलेंगे ये जो तीसरी रीडिंग जो है ये एक्चुअल वैल्यू के सबसे करीब है, ये सबसे ज्यादा एक्यूरेट है। सेकंड नंबर पे सॉरी L3, L3 इज मोस्ट एक्यूरेट, L2 इज सेकंड नंबर पे एक्यूरेट 0.03 0.1 से तो छोटा ही है। तो एक्यूरेसी में हम बोलेंगे इस एग्जांपल के अंदर L2 इज हेंस सॉरी L3 इज मोस्ट एक्यूरेट एंड L1 इज लीस्ट एक्यूरेट। एक्यूरेसी का कंपैरिजन मतलब असल में शब्द का मतलब समझ रहे हैं, एक्यूरेसी का मतलब क्या है, जितना क्लोज हो गए तुम एक्चुअल वैल्यू के, दैट इज कॉल्ड एज एक्यूरेसी। अभी तक एक्चुअल वैल्यू नहीं समझा हमने क्या है, क्योंकि किसी चीज को एग्जैक्टली मेजर ही नहीं कर सकते, तो एक्चुअल वैल्यू को अगली क्लास में डिफाइन करूंगा मैं आराम से, ठीक है। तो दैट इज द मीनिंग ऑफ एक्यूरेसी। अब ये दूसरा क्या है, प्रिसीजन। प्रिसीजन क्या है बच्चों, प्रिसीजन का है ना एक्यूरेसी से कोई लेना देना नहीं है। प्रिसीजन का मतलब है कि तुम जो भी रीडिंग जो भी मेजरमेंट ले रहे हो, वो मेजरमेंट कितनी डेप्थ में आंसर को बता रही है। मतलब अगर 3 डेसिमल तक बता रही है तो चाहे गलत बता रही हो लेकिन वो ज्यादा प्रिसाइज रहेगी। 2 डेसिमल तक बता रही है कोई इंस्ट्रूमेंट की रीडिंग, 2 डेसिमल तक आंसर दे रही है, इसका मतलब वो थोड़ी कम प्रिसाइज है। 1 डेसिमल तक आंसर दे रही है तो वो लीस्ट प्रिसाइज है। तो सीधा बोल सकते हो प्रिसीजन का मतलब या प्रिसाइज का मतलब है कि कितनी गहराई में मेजरमेंट की जो वैल्यू है वो कितनी गहराई में या कितने डेसिबल प्लेसेस तक एक्सप्लेन की जा रही है बाय सम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। लिख लो इस चीज को, प्रिसीजन। एक सेकेंड, एक पेज ऐड कर ले। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, उसमें और अच्छे से क्लियर होगा। प्रिसीजन क्या है, प्रिसीजन is directly proportional to, you can say, number of decimal places in a measured reading। किसी भी measured reading के अंदर कितने decimal places तक कोई इंस्ट्रूमेंट नाप रहा है, that is precision। ठीक है, प्रिसाइज क्वांटिटी हो सकती है कम एक्यूरेट हो। जैसे फॉर एग्जांपल एक दूसरा एग्जांपल मैं फटाफट लूंगा, देखो जैसे मान लो एक्चुअल वैल्यू ऑफ टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर की एक्चुअल वैल्यू दे रखी है, लेट्स से 40 डिग्री सेल्सियस, ये किसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर है। नाउ मेजर्ड रीडिंग्स, उसके टेम्परेचर को मेजर किया गया
तीन अलग अलग इंस्ट्रूमेंट से तीन अलग अलग लोगों ने, जिसमें गलती होने की कुछ भी चांसेस हो सकते हैं। मेजर्ड रीडिंग्स जो है, पहली रीडिंग T1 बोल दो। पहले टेम्परेचर की रीडिंग आई मान लो 40.05 डिग्री सेल्सियस। दूसरे टेम्परेचर की रीडिंग आई 39.1 डिग्री सेल्सियस, सॉरी 39.9 डिग्री सेल्सियस, 40 के करीब लिखना है। और तीसरे की रीडिंग आई मान लो 40.112 डिग्री सेल्सियस। तीन अलग अलग इंस्ट्रूमेंट से तीन अलग अलग लोगों ने एक ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर नापा। कुछ इंस्ट्रूमेंट में खराबी थी, कुछ उन बंदों के नापने में कुछ दिक्कत थी, कोई भी रीजंस हो सकते हैं। तीनों की अलग अलग रीडिंग आई, कुछ लगभग 40 के आसपास ही है, बट फिर भी तीनों की अलग रीडिंग है। तो इसमें एक्यूरेसी की अगर हम बात करेंगे तो इन तीनों रीडिंग्स में सबसे करीब कौन है? 40 के सबसे करीब 40.05 40.05 सबसे करीब है। ठीक है, तो T1 इज मोस्ट एक्यूरेट, या ऐसे लिख देता हूं, एक्यूरेसी का जो ऑर्डर है, एक्यूरेसी के ऑर्डर की अगर हम बात करें तो T1 मोस्ट एक्यूरेट है। और सबसे ज्यादा गलत आंसर कौन सा है? T3 सबसे ज्यादा दूर है। देख लो, T2 का जो डिफरेंस है 40 से, वो 0.1 का है। T2 और 40 डिग्री सेल्सियस में 0.1 का डिफरेंस है। T3 का 40 से डिफरेंस है 0.112 का, 0.112 बड़ा है। तो मतलब सबसे ज्यादा एक्यूरेट T1 है, सेकंड नंबर पे एक्यूरेट T2 है, और थर्ड नंबर पे एक्यूरेट T3 है। ये तो है एक्यूरेसी का ऑर्डर, बट प्रिसीजन का ऑर्डर क्या है? सबसे ज्यादा प्रिसाइज लास्ट वाला है, जिसमें सबसे ज्यादा डेसिमल प्लेसेस है। प्रिसीजन के लिए हमें ये नहीं देखना कि कौन सा रीडिंग एक्चुअल वैल्यू के कितना करीब है ना, बस हमें ये देखना है, चाहे ये रीडिंग बिल्कुल गलत हो, तीसरे नंबर की रीडिंग T3, चाहे ये बिल्कुल गलत हो, लेकिन भाई ये एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट से नापी गई रीडिंग है जो इंस्ट्रूमेंट 3 डेसिमल प्लेसेस तक नाप सकता है, ज्यादा गहराई में नाप सकता है किसी टेम्परेचर को। तो चाहे ये गलत ही क्यों ना हो, मोस्ट प्रिसाइज T3 है। T3 का लेना देना सिर्फ डेसिमल प्लेसेस से है, या ऐसे बोल दो, जितना कम होगा लीस्ट काउंट उतनी ज्यादा होगी प्रिसीजन। लो लीस्ट काउंट मींस हाई प्रिसीजन। तो T3 सबसे कम एक्यूरेट है बट सबसे ज्यादा प्रिसाइज है। और सेकंड नंबर पे प्रिसाइज है T1 2 डेसिमल तक, और थर्ड नंबर पे प्रिसाइज है T2। तो ये दो अंग्रेजी के शब्द ध्यान में रखने हैं, डायरेक्टली इन पे कभी कभी सवाल पूछ लेते हैं कि कौन एक्यूरेट है कौन प्रिसाइज है। क्लियर है बातें? यस सर। सर मॉड्यूल्स कब तक मिलेंगे? मॉड्यूल पूछ लेता हूं मैं, अगली क्लास में बता दूंगा। और सर एनसीईआरटी में ना सर फिजिक्स के सर शुरुआत में ही मतलब पैरेलल जैसी चीजें दे रखी हैं, तो सर उसमें से पढ़ना ही नहीं आ रहा, मतलब उसमें बस एक पेज पढ़ा है अब तक सर। उसके एनसीईआरटी ना पढ़ भाई, एनसीईआरटी अभी मत पढ़ यार। एनसीईआरटी देखो, जो बातें हम यहाँ पूरे लेक्चर में करते हैं वो एनसीईआरटी में 1-2 लाइन में लिख के निपटा देती हैं। तो यार एनसीईआरटी है ना, फर्स्ट रीडिंग के हिसाब से फिजिक्स के लिए बोल रहा हूं मैं, सिर्फ केमिस्ट्री के लिए बायो के लिए नहीं बोल रहा हूँ। फिजिक्स के लिए फर्स्ट रीडिंग एनसीईआरटी से मत करो, फर्स्ट रीडिंग नोट्स से करो। बस नोट्स पढ़ो, क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो, नोट्स पढ़ो, क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। जब पूरा चैप्टर निपट जाए उसके बाद एक बार एनसीईआरटी देख लो पन्ने पलट के कि भाई ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जो एनसीईआरटी में मोटे अक्षरों में लिखी हुई हैं। वो बातें तुम्हें स्कूल एग्जाम में ज्यादा मदद करेंगी। हाँ, जो तुम पैरालैक्स मेथड की बात कर रहा है वो भी हम पढ़ेंगे, लेकिन उसके लिए मेरे को पहले एंगल डिफाइन करना होगा। बहुत सारी चीजें हैं यार। मैथमेटिकल टूल्स चैप्टर स्टार्ट होगा तुम्हारा अगले हफ्ते, तो मैथमेटिकल टूल्स पढ़ते वक्त पैरालैक्स मेथड भी पढ़ाया जाएगा, सब चीजें होंगी। एक बार एंगल, साइन, कॉस, टैन, इन सब की बारे में जानकारी मिलेगी तो हम पैरालैक्स मेथड को और अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, तो भाग मत, एनसीईआरटी को रीड मत करो, मैं ये बोल रहा हूँ। स्टार्टिंग में बस केवल नोट्स रीड करो, नोट्स प्रॉपरली बनाओ एंड डीपीपी के क्वेश्चंस करो। मॉड्यूल मिलने के बाद मॉड्यूल के क्वेश्चंस कर सकते हो। अदरवाइज एक रेफरेंस बुक अपने साथ में रखो एनसीईआरटी के अलावा। जेई वाले बच्चे एचसी वर्मा ले लो, जल्द से जल्द ले लो। मेडिकल वाले बच्चे ऑब्जेक्टिव फिजिक्स की कोई भी बुक ले सकते हैं। डीसी पांडे, मैं डीसी पांडे सजेस्ट करता हूँ। डीसी पांडे एक डिसेंट किताब है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस उसमें होते हैं, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, बढ़िया किताब है, ले सकते हो। तो एक रेफरेंस बुक कॉम्पिटेटिव एग्जाम के हिसाब से एंड एक एनसीईआरटी, ये 2 किताबें अपने पास होनी चाहिए, ताकि भाई अगर कोई टीचर मान लो
कुछ छुड़वा दिया, मान लो गलती से मेरे दिमाग में नहीं रहा, ये टॉपिक ही मिस हो गया, तो तुम्हें पता चल जाए, तुम मुझे बोल दो कि सर आपने ये टॉपिक नहीं पढ़ाया, पढ़ा दूंगा फिर मैं, ठीक है ना। तो मतलब वो चेक करने के लिए कि भाई सब कुछ हमें आता है या नहीं आता, उसके लिए एक एक रेफरेंस बुक अपने पास होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, चलो मिलते हैं फिर, हम एक क्लास और होगी इस हफ्ते अपनी। बाय बाय, टाटा, टेक केयर। Thank you, sir. वेलकम वेलकम, बाय।